मैम मेरी दो बेटियां हैं, 19 और 17 साल की। वन इज डूइंग सीए इंटर एंड स्टेइंग इन हॉस्टल, अदर इज प्रेप फॉर नीट क्लास 12। स्ट्रेस एंड स्टडी लोड बहुत है दोनों पर। मे बी इसलिए दे आर हैविंग मेडिकल इशू नाउ, जो मुझे बहुत परेशान कर रहा है। एंड आई एम सेइंग टू बोथ ऑफ देम कि लीव स्टडी, बट दे आर स्पेशली मच इनटू स्टडीज, दे डोंट लीव। एंड कहती हैं कि ये सब ठीक हो जाएगा, सो व्हाई दे लीव। मुझे ये समझ नहीं आता कि खुद को कैसे मोटिवेट रखूं उनकी स्टडीज़ के लिए। मन करता है बस वो मेरे साथ रहें और खुश रहें। देखो, आज के टाइम पे ना ऐसे बच्चे मिल रहे हैं अगर, तो आप लकी हो, क्योंकि माँ बाप यहाँ ये परेशान है कि आप वो पैसा भी लगा रहे हैं, टाइम भी लगा रहे हैं, और बच्चा उसके हिसाब से पढ़ नहीं रहा। लेकिन आपकी चिंता जायज़ है कि बच्चे की हेल्थ ख़राब हो रही है, तो आप उनको ये ऑप्शन दे सकते हो कि ठीक है, आपको जितना करना है करो पढ़ाई, लेकिन आप मेरे कहने से, मेरी तसल्ली के लिए आधा घंटा वर्कआउट के लिए या आधा घंटा वॉक के लिए कुछ भी एक निकाल लो। उतने से उनका काम हो जाएगा। जो फिजिकल इश्यूज उनको हो रहे हैं, कुछ भी है, एक आधे घंटे की वॉक एक मैजिकल असर करती है। अगर आप कुछ ना कर रहे हो ना, तो सिर्फ इतना भी अगर वो बच्चे करने लगे, तो धीरे धीरे वो सही हो जाएगा। और सही कह रही हैं, वो ठीक हो जाएगा। ये हमेशा का प्रेशर नहीं है, तो आप उनकी इतनी चिंता मत करो और खुश रहेंगी। एक क्रूशल टाइम होता है, अगर बच्चा उस टाइम पे अच्छे से मेहनत कर लेता है ना, गधा बन के, तो वो बाकी ज़िंदगी राजाओं वाली बिताता है। और इस टाइम पे अगर वो मज़े में रहेगा, तो आगे उसको पूरी लाइफ स्ट्रगल करनी पड़ेगी। तो चॉइस इज़ योर्स। ठीक, तो करने दो उन्हें मेहनत। आपका जो काम है वो उनको थोड़ा सा मोटिवेट करना है कि थोड़ा सा हेल्थ की तरफ भी उतने ही आधा पौना घंटा निकाल लें, दैट्स इट। तो इसी तरीके के और क्वेश्चन आए हैं, 140 इसमें कमेंट्स आ चुके हैं। तो देखते हैं मैं कितनों का जवाब दे पाती हूँ और कितनों के मुझे टाइप करने पड़ेंगे कमेंट्स में। बाकी जितना हो सकेगा, चलो इन सब के जवाब ढूंढने के लिए आओ बहन बातें करें। मैम प्लीज़ रिप्लाई करना, बहुत टेंशन में हूँ। मेरे देवर ने दूसरी शादी कर ली और उनके दो बच्चे हैं, जो अभी फ़िलहाल अपनी दादी के यहाँ रहते हैं, और मेरी देवरानी है नहीं। मुझे उनके लिए बहुत टेंशन होती है। एक लड़का और एक लड़की है। लड़की की तरफ से बहुत ज़्यादा अटैच हूँ। फाइनेंशियली भी मैं इतनी स्ट्रांग नहीं हूँ जो बच्चों के लिए मैं कुछ कर सकूँ, पर बहुत दुख होता है। जो लोग लिव लाइफ इजी देखते हैं वो समझ गए होंगे मेरे इस रिएक्शन का मतलब। तो भैया मेरी सलाह ये है, अब जो मुझे समझ में आ गया अपने लिए, कि आप उन बच्चों से अपना मोह हटा लीजिए जिन्होंने पैदा किया है। जो उसके माता पिता हैं, अब माँ नहीं रही लेकिन पिता हैं, वो ही उन बच्चों के मालिक हैं, वो ही उनके कर्ता धर्ता हैं, और वो ही उनके लिए बेस्ट या वर्स्ट डिसीजन लेंगे। आप अपने जी कुढ़ा के, अपने आप को दुख दे के, चाह कर भी उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर आपको अपना आपा नहीं खोना है, अपनी मानसिक शांति नहीं खोनी है, तो जितनी जल्दी हो सके उन बच्चों की तरफ से ध्यान हटा लो। भगवान से प्रार्थना करो जितनी हो सके उनके लिए, क्योंकि करने वाला वही है। तो आप सच्चे मन से उन बच्चों के लिए भगवान से प्रार्थना करो कि उनका फ्यूचर अच्छा रहे, उनके साथ सारी कुछ लाइफ में बढ़िया चीज़ें हों। तो आप जो करना चाहती थी आप नहीं कर पा रही, लेकिन भगवान से अगर आपकी प्रार्थना पहुंच गई, तो भगवान सब कुछ संभाल लेंगे। तो जो आप उनके लिए बेस्ट कर सकती हो ना, वो है प्रार्थना भगवान से, वो करो। बाकी टेंशन छोड़ दो, कुछ हासिल नहीं होगा। हेलो मैम, जब मैं आपको काम करते हुए देखती हूँ तो सोचती हूँ मेरा खुद का घर हो जहाँ मेरे रूल हो। यही सोच के जब ससुराल में अपने हिसाब से करती हूँ, मेरी सास बोलती है इसको ऐसे क्यों कर दी, वैसे क्यों कर दी, तो मेरा मन टूट जाता है। फिर मैं नहीं करती तो फिर बोलती है घर साफ नहीं करती। मन को कैसे समझाऊँ? देखो, अगर आप बिल्कुल छोड़ दोगे तो भी बेकार हो जाएगा। मेरी सुझाव ये है आपके लिए कि जब करो, अच्छे से कर दो, बेस्ट वे में। उसमें कोई कमी निकाले तो बताओ कि पहले वाले में ये कमी थी, मैंने ये सुधारा है ना। और फिर अपने डिसीजंस जो भी करें उनके उनके कहने से, कि नहीं भाई ऐसे नहीं ऐसे। अब अगर वो कहें कि नहीं जैसे हमने बोला वैसे ही कर, तो फिर जब वो कहती हैं कि सफाई नहीं करती, तब आपके पास एक पूरा एक कन्वर्सेशन होगा देने के लिए कि मैंने किया था जब, तो आपने उसे सिरे से नकार दिया। तो जब मैं सफाई करूंगी तो थोड़ा बहुत चेंज तो कर ही सकती हूँ अपने हिसाब से। अगर उतना भी नहीं कर सकती, तो फिर ऐसी ही सफाई होएगी फिर तो मेरे से। एक बार आप दो टूक कह दो ना कि मतलब मेरे को परमिशन चाहिए कि मैं चेंज कर पाऊँ, तो मैं कर दूंगी। अदरवाइज जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, तो उनको समझ में आ जाएगी कि या तो इसको परमिशन दो, थोड़ा बहुत चेंज ये कर सके अपने हिसाब से, या फिर ये करेगी ही नहीं।
बाकी चेंज जो है देखो, एक एज के बाद ना जो चीज़ जहाँ रखी है, जैसे चल रहा है उसी में आदमी खुश रहना सीख जाता है, उसको जरा सा भी चेंज बर्दाश्त नहीं होता। एक एज के बाद ऐसी टेंडेंसी हो जाती है। तो जो भी करो चेंज, वो थोड़ा सा मिनिमल से शुरू करो, एकदम से पूरा ऊपर नीचे मत बदलो। थोड़ा थोड़ा कर दो कि हाँ जी ये अच्छा लग रहा है। एक्चुअल में अच्छा लगेगा अगर 4 में से 3 लोग कहेंगे ठीक लग रहा है, तो जो एक सांस कम ही निकाल रही है उनको भी लगेगा कि चल छोड़, ये है। मान लो किसी के चलने फिरने के रास्ते में आपने फर्नीचर लगा दिया कि जी हाँ सेटिंग अच्छी लग रही है, या कोई कंफर्टेबल किसी सेटिंग में है, आपने सडनली सेटिंग चेंज कर दी, ये वाली चीज़ें हो जाती हैं। तो धीरे धीरे चीज़ों को अपने हिसाब से मोल्ड करने की कोशिश करो, एकदम मत करो, छोटी कोशिश करो। क्योंकि जब तक हो साथ, फिर कब तक आप ये सोचते रहोगे कि मेरा घर होगा तभी मैं करूँगी। जब तक हो तब तक भी तो जी रहे हो ना, तो कुछ तो करेगा आदमी। जहाँ रह रहा है वहाँ साफ सुथरा या सुंदर बनाने के लिए। मेरी सेकंड मैरिज है, मेरी 28 साल की एज है, मेरे हस्बैंड की एज 44 है। बहुत फ़र्क है भाई। हम में बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मेरी के 4 साल की बेटी भी है, एक होगा। मेरे हस्बैंड को मुझसे बिल्कुल भी लगाव नहीं है, ना प्यार ना केयर, कुछ नहीं, बस एक रिश्ता है जो चल रहा है। मैं क्या करूं, ऐसा हो हमारे बीच सब कुछ नॉर्मल हो जाए। ये शादी मेरे पेरेंट्स ने ज़बरदस्ती करवाई थी, क्योंकि सेकंड थी इसलिए पहला डिवोर्स हो चुका था। प्लीज़ हेल्प। इसमें देखो, जब आपकी शादी जब ज़बरदस्ती होती है ना, तो थोड़ा सा हम अपनी तरफ से एफर्ट डालने से पहले ही बच जाते हैं, क्योंकि हमारे में पहले ही हुआ है कि ज़बरदस्ती। और ऑब्वियसली इतना एज डिफरेंस है, हर लड़की को चाहिए कि उसके जैसा ही उसकी एज ग्रुप का हस्बैंड मिले। 2-1 साल तो छोटा बड़ा देखो चलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस में फिर वो डिफरेंस सोच का भी आ जाता है। तो एक तो वो आपके साथ प्रॉब्लम हो रही है कि वो अपनी एज के हिसाब से सोच रहे हैं 44 और आप 28, बहुत फ़र्क है ना? तो वो चीज़ नहीं हो पा रही, उसका एक ऑब्वियस सा रीज़न तो एज डिफरेंस है। लेकिन आपकी एक बेटी है, तो फिजिकल रिलेशन आपके चल रहे हैं, है ना? तो वो अपनी एज के हिसाब से बिहेव कर रहे हैं, आप ये मान के चलो, और आप अपनी एज के हिसाब से कर रहे हो। थोड़ा सा आप मेच्योर हो, थोड़ा सा वो झुकेंगे मेच्योरिटी से नीचे अपनी, तब जाके बात बनेगी। तो कहीं ना कहीं मैंने पहले भी कहा था कि जब चीज़ें बिगड़ती हैं ना, तो दोनों की तरफ से बिगड़ती हैं, लेकिन उसको सुधारने की जिम्मेदारी कुदरती तौर पे औरत की ही होती है, क्योंकि आदमियों में क्षमता होती ही नहीं। वो भूल जाते हैं कि क्या गलत हुआ था, कहाँ से हुआ था, आप सुधारे कहाँ से। ये टैलेंट जो है वो औरत में ही होता है। तो आपको ही देखना है कि कहाँ से एक पॉजिटिव शुरुआत मैं करूँ, जहाँ से एक हेल्दी कन्वर्सेशन हो। जितनी ज़्यादा बातचीत आपकी होंगी पॉजिटिव वे में, उतना आपका बॉन्ड बनेगा धीरे धीरे। कुछ वो आपको समझने लगेंगे, कुछ आप उनको समझने लगोगी, ठीक है ना? और इन चीज़ों में सबसे बड़ी चीज़ है पेशेंस। जल्दबाजी बिल्कुल मत करो, ध्यान से समझो कि उनको आपको कैसे बिहेवियर में देखना पसंद है, थोड़ा सा आप चेंज हो। और अपने आप को मतलब खुश रखने के लिए आप अपनी चॉइस की चीज़ें करते रहो, ताकि आप अंदर से मोटिवेटेड रहो। सामने से तो आपको क्योंकि मोटिवेशन मिल नहीं रहा, है ना? तो आप पहले अंदर से मोटिवेट रहो, ऐसे आप अपनी चॉइस के कुछ कुछ काम करते रहो, और इस रिलेशन पे एज अ टास्क काम करो कि भाई मुझे ये चीज़ ठीक करनी है, तब ये चीज़ें सही होंगी। हेलो मैम, मेरा एक क्वेश्चन है। मेरे एक कलीग बढ़ा चढ़ा के अपने घर वालों के रिलेटिव्स के बारे में, मतलब उन लोगों के इकोनॉमिक कंडीशन ऐसे बोलते हैं जैसे उन जैसा कोई नहीं। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वो लोग बहुत अमीर हो तो, लेकिन मुझे रोज़ रोज़ ये सब सुन के अच्छा नहीं लगता। खुद के बारे में बोले तो भी ठीक, लेकिन ऐसे बोलते हैं जैसे मुझे कोई गरीब मत समझना, मैं भी अमीर घर से हूँ। एक साथ काम करना होता है, अवॉइड भी नहीं कर सकते, हम अपने बारे में ज़्यादा शेयर नहीं करते। वर्क प्लेस है, प्लीज़ सजेस्ट। देखो, इसके लिए ना स्टेमिना बनाना पड़ता है, जो भगवान की असीम कृपा से मैंने बना लिया अब, और इन्हीं कुछ महीनों में बना है। बहुत बड़ा रोल इसमें चैनल का भी है, क्योंकि कमेंट ऐसे ऐसे आते हैं ना, तो पहले मुझे लगता था कि क्यों कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, ये वो, लेकिन अब लगता है कि हर एक्शन को रिएक्शन की ज़रूरत नहीं होती। ज़रूरी नहीं है आप हर चीज़ पर रिएक्ट करो। तो एक आदमी अगर बोल रहा है लगातार, तो ये टैलेंट होता है कि आप इरिटेट हो रहे हो, लेकिन उसको आप फिर भी सुन पा रहे हो, और उसके बाद भी अपना काम कर पा रहे हो। फिर धीरे धीरे वो इरिटेशन लेवल ज़ीरो हो जाता है, फिर माइनस में चला जाता है, आप इरिटेट भी नहीं होते, क्योंकि आप में वो टैलेंट डेवलप हो चुका होता है कि वो बोल रहा है और आप पूरा प्लेजेंटली कह रहे हो हाँ 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 बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, क्या कहा है आपने। तो ये टैलेंट डेवलप कर लो, ज़िंदगी सुखी हो जाएगी आपकी, है ना? इसको एज अ टास्क करो कि जब कोई मुझसे इरिटेटिंग बात करेगा जिस पे मैं ईजियली पिस्ड ऑफ हो जाती हूँ, तब मुझे उल्टा और हल्की सी स्माइल देके पूरा ऐसे करके सुनना है एंड कहना है कि हाँ सही कह रहे हो, होता है ऐसा।
तो अब वो अमीर दिखा रहा है। मैंने पिछली बार कहा था ना कि शो ऑफ करने वाले लोग इतनी मेहनत करते हैं उन चीज़ों को क्रिएट करने के लिए जिनको वो शो ऑफ करें, तो बदले में चाहिए क्या उन्हें? यही तो चाहिए कि आप तारीफ़ कर दो, आप थोड़ा सा चिढ़ के दिखा दो, या फिर और उन्हें खुशी हो जाएगी तो उनकी तारीफ़ कर दो। जब वो कहें कि भाई मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे घर वाले बहुत अमीर हैं, तो जब भी कोई कॉलेज में आपके सॉरी ऑफिस में खर्चे की बात हो रही है, कुछ हो रही है, अरे भाई अमीर लोग हैं, वो तो 5,000 भी देंगे, आपसे मांगो। कोई खर्चे की बात हो, अरे भाई उनसे बात करो, अच्छे घर के लोग हैं, हम कहाँ। क्यों? अगर कोई आपको गरीब समझ रहा है तो समझने दो, आप जो हो रहोगे तो वही। कोई राह चलता आपको चोर कह दे, आप चोर हो जाओगे क्या? कोई राह चलता आपको कह दे कि ये तो पता नहीं ये वाला काम करती है या वो नहीं करती, आप डॉक्टर हो, आपको कोई कह दे ये इंजीनियर है, तो आप इंजीनियर बन जाओगे क्या? तो कोई गरीब समझ रहा है तो उसको समझ के खुश हो लेने दो। वो अमीर बता रहा है अपने को तो आप कह दो कि हाँ भाई जो अमीरों के काम है फिर करो, जो खर्चा आए उसमें उनका शेयर उनसे सबसे बड़ा रखो कि भाई अच्छे घर के लोग हैं, आप तो दोगे ही। तो अपने आप धीरे धीरे या तो कम कर देगा, नहीं तो उसको उसके हाल पे छोड़ो, अपना स्टेमिना डेवलप करो, ये टैलेंट डेवलप करो कि आप इरिटेटिंग बातों को भी बड़े पॉजिटिवली और स्माइल के साथ रिस्पॉन्ड करना सीख लो। तो बहुत बढ़िया एक आदत है ये, जब से हुई है ना मेरे को बड़ी अच्छी अच्छी फीलिंग आती है कि वाह मैंने सीख लिया फाइनली। नेक्स्ट मैम, आपके यहाँ आपका ये जो इतना बिजी शेड्यूल है ये पिछले कितने सालों से है? प्लीज़ इसके बारे में बताएं कि आपने टाइम टेबल बना के उसको फॉलो किया था या सब रूटीन अपने आप होता गया? एंड सबसे बड़ी बात कि आप इस पर टिके कैसे रहते हो? आलस, मूड खराब, बोर वगैरह क्यों नहीं होते? प्लीज़ इसका सीक्रेट शेयर करें। देखो जी, कई सारे क्वेश्चन हैं। पहला कि ये कब से है, तो ये है लगभग जब से मेरे बच्चे हुए हैं, तो 11 साल। ठीक है जी। और ये वाला जो बिल्कुल आप हाइट टाइट वाला बिल्कुल देख रहे हो ना, बाकी ऐसा ही शेड्यूल रहा था मेरे स्टडी टाइम पे, क्योंकि मैं पढ़ाई के साथ जॉब भी करती थी, मम्मी के साथ घर भी पूरा संभालती थी, फिर मम्मी को पैरालिसिस हो गया था, अपनी पढ़ाई भी कर रही थी प्राइवेट में या जो कुछ भी मुझे करना था साथ में, मतलब मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही थी, प्राइवेट ही फिर मैं वहाँ पर भी कर रही थी अपनी पढ़ाई भी, मैं साथ में बिंदी बनाया करती थी, और मम्मी बीमार थी तो मैं घर संभाला करती थी। तो उस टाइम पे मेरा था शेड्यूल ऐसा कि स्कूल से आई पढ़ा के वहीं से कपड़े चेंज करके सीधे अपने डिग्री कॉलेज गई, फिर मतलब शाम को घुस रही हूँ, फिर दोनों टाइम का खाना सुबह बना के जा रही हूँ। ये वाला शेड्यूल मेरा कभी उस टाइम पे था जब शादी से पहले। फिर उसके बाद शादी हो गई, फिर अपना थोड़े दिन डिस्टर्ब रहा, इनफर्टिलिटी ये वो, लेकिन अब जब से बच्चे हुए हैं, 11 साल की मेरी लड़की हो गई, तो जब से ये हुई हैं मेरी ऐसे ही चक्री बनी हुई है। तो इनका ही सबसे बड़ा रोल है मेरा स्टेमिना डेवलप करने में। शुरू में 2.5-2.5 घंटे की 3-3 घंटे की नींद में भी मैंने नौकरी पे गई हूँ, तो वो वही था कि ऑप्शन ही नहीं होता ना आपके पास। जब ऑप्शन नहीं है उस टाइम पे स्ट्रगल लग रही थी कैसे करूँ कैसे करूँ, फिर आदत पड़ गई, शरीर ढल जाता उसी हिसाब से। अब क्या है, क्या आपने टाइम टेबल बना के उसको फॉलो किया? जी, मैं शुरू से टाइम टेबल बनाती हूँ। जब मैं छोटी थी 6-7th में पढ़ती थी, मुझे जो लगता है शायद उससे भी पहले 5-6 में ही पढ़ती थी, मुझे बड़ा शौक है शुरू से, मैं टाइम टेबल बना के फिर उसको फॉलो करती हूँ। हालांकि वो टाइम टेबल शुरू से जो फॉलो होता है ना वो हो नहीं पाता था, 1 महीना हुआ, 15 दिन हुआ, 20 दिन हुआ, लेकिन फिर मैं 8-10 दिन बाद फिर मुझे मचती थी कुछ, तो फिर मैं अपना फिर बना लेती थी। तो मेरे टाइम टेबल बनते ज़रूर हैं। और अब भी जब मुझे लगता है कि काम ओवर हो रहा है, नहीं सिमट रहा, तब मैं दोबारा बनाती हूँ कि ठीक है इतना इतना इतना, देन उन सब कामों को मैं समेट लेती हूँ। ठीक है। अब ये क्या है कि जी रूटीन में ऑटोमेटिक होता गया। देखो ऑटोमेटिक कुछ नहीं होता, फिर आपका ये होगा आपके प्रायोरिटी वाले काम छूट जाएंगे, बिना प्रायोरिटी वाले आप करते रहोगे, उनमें टाइम आपका एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, ज़रूरी काम छूट जाएंगे। तो ऑटोमेटिक कुछ नहीं होता। अगर आपको लाइफ फुल्ली जीनी है तो आपको अपना रूटीन प्लान करना ही होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। और इसी में जो अगला जुड़ा हुआ है कि इतने बिजी रूटीन में कि आप इस पर टिके कैसे रहते हो, मूड आलस ख़राब ये वो सब नहीं होता, तो सब होता है, लेकिन बात वही है कि अगर मूड मन इनकी सुन के बैठोगे तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, यूं ही चली जाएगी पूरी लाइफ अगर आप मन की सुन के चलोगे। या आलस आ रहा है, आलस का मैं आपके साथ कई बार शेयर कर चुकी हूँ।
मूड ख़राब का मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ। तो लिव लाइफ इजी चैनल है ही पूरा इसी बारे में कि अपने ये नॉर्मल होते हैं, हर्डल सबके साथ होते हैं कि आलस आ रहा है, मूड ख़राब हो रहा है, थकान है, बोर हो गए रूटीन काम कर करके, तो ये चीज़ें सबके साथ हैं, कैसे इनसे ओवरकम करें, इसी बारे में पूरा लिव लाइफ इजी चैनल है। तो रेगुलर देखते रहो, मोटिवेट हो रहे हैं लोग, आप भी होते रहो और अपना काम रूटीन वाला ही खुश होकर करो और ज़िंदगी को जियो पूरी तरीके से। नेक्स्ट, हाय दी, मेरा भी क्वेश्चन है आपसे। मेरी 6 ननंद है, हर टाइम सासू माँ से वीडियो कॉल पर रहती हैं कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, कैसा काम किया है, ये दिखाओ वो दिखाओ, उसने ये तो ऐसा किया है, वो वैसा किया, ताने मारती हैं। सारी खबर चाहिए उन्हें कि मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती। मेरी सास को भड़काती हैं, फिर मुंह चलाने लगती हैं। और मैम, मेरे मायके में मेरी भाभी को फ़ोन करके मेरे बारे में झूठ बताया कि मैं हर वक्त सोती रहती हूँ, कोई भी काम नहीं करती, तुम भी मत किया करो। इतना झूठ बोला मेरे बारे में, क्या क्या बताऊँ मैं आपको। जब मुझे पता चला तो मैंने पूछा तो बदल गई कि हमने तो कुछ भी नहीं कहा। दी, ऐसे लोगों से कैसे निपटें, प्लीज़ सजेस्ट करिएगा जो झूठ पे झूठ बोलते हों। देखो जी, एक तो 6 हैं, एक आध हो तो बात भी है, कैसे डील करेगा इंसान। अब 6 हैं, जब वो वीडियो कॉल करती हैं कि आप क्या कर रही हो, तो आपने कभी ध्यान दिया कि वीडियो कॉल में उनका भी तो दिख रहा है, तो आप भी जाके स्क्रीन पे बैठा करो, अरे दीदी आप क्या कर रही हो। मान लो खाने का टाइम है, आप खाना बना रही हो, वीडियो कॉल चल रही है कि वो क्या कर रही है, अरे आपके यहाँ पे क्या बना है, आप भी तो खाना बना रही होंगी, अपने आप पता लग जाएगा कि आप क्या बना रही हो और वो क्या बना रही है। तो अगर वीडियो कॉल के जरिए वो आपकी रिपोर्टिंग ले रही है तो आपको भी तो उनकी मिल सकती है, एक पूछना ही भर तो है। दूसरी चीज़, आपकी भाभी को कह रही है कि ये तो सोती रहती है, आप भी मत किया करो। तो समझने दो जिसको समझना है। आपकी भाभी में थोड़ा भी दिमाग होगा, अगर घर की बहू पूरा टाइम सो रही है तो उसकी सास तो फिर देवदूत है, सारा घर वो संभाल रही है ना। तो अगर वो बिना सोचे समझे यकीन मान रही हैं उस चीज़ का, तो मानने दो, किस किस के आगे क्या क्या प्रूव करते फिरोगे। मुद्दा तब होता, आपकी भाभी आपसे पूछती कि हाँ दीदी ऐसे तुम्हारे तो मज़े हैं, तुम तो सो रही हो, हमें तो यहाँ काम में पिला रखा है। तब आप भी वीडियो कॉल कर लो कि भाभी मेरी नंदे तो मुझे वीडियो कॉल करके मेरी खबर रखती हैं पूरी, आप भी वीडियो कॉल कर लिया करो। जहाँ 6 फ़ोन आ रहे हैं, 7वां आपका हो जाएगा। काम मैं अपना करती रहूँगी, कहाँ तक बैठूँ, कहाँ तक वीडियो कॉल करूँ। तो चीज़ों को, हर एक को ना अपने आप को प्रूव करने के चक्कर में पड़ोगे तो परेशान रहोगे। हर जगह खुद को प्रूव करने में मत जाओ, जो आप कर रहे हो उसे करते रहो। सत्य को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। कोर्ट केसेस की बात अलग है, लेकिन लाइफ में जो सच होता है वो ऑटोमेटिक बाहर आता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको उसके लिए रजिस्ट्री पे लिख के देना पड़ेगा कि हाँ ये काम करती है और उस पर आपकी सास दस्तखत करेगी जब आप काम करती हो। अगर आप काम करती हो तो आप काम करती हो, उसे किसी को प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है। हेलो दी, मेरे 2 बेबी हैं, 7 साल का बेटा और 6 की बेटी, साथ में सास ससुर हैं। मेरा टीजीटी का एग्ज़ाम है मई में, मुझे घर के काम से टाइम नहीं मिलता, इसे लेकर डिप्रेशन में हूँ, क्या करूँ। मेरे वीडियो में आपने अक्सर देखा होगा सर्वाइवल मोड, ये टाइम है, हाई टाइम है कि आपको अपने घर को सर्वाइवल मोड पे जाना होगा। आपके बच्चों की इस टाइम पे पढ़ाई देखो, फाइनल एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, स्टार्टिंग है, थोड़ा ढील भी दोगे चल जाएगा। खाने पीने का, सास ससुर की दवाई ववाई का जितना हो सके उनका खुद पे छोड़ो, दवाई वगैरह का ध्यान खुद रखें। बाकी खाने पीने का सुबह दोनों टाइम का बना दो, रोटी गरम सेक दो, सारी चीज़ें इस तरीके से करो कि टाइम जहाँ से भी अगर 15 मिनट का भी निकल सकता है तो निकले। जितनी मल्टीटास्किंग कर सकते हो करो। तो उसके बाद में आपको अपना टाइम बिल्कुल बुरी तरीके से जितना भी निचोड़ सकते हो ना निचोड़ो। प्लस आपके मान लो 2 घंटे बचे और आप हो गए थक्के चूर, तो वो 2 घंटे किसी काम के नहीं है। स्मार्टली कामों को निपटाओ, बजाय ये सोचने के कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा, मैं कैसे करूं। मुझे करना है, मुझे इतना टाइम निकालना है, वो कैसे निकलेगा, बस वहाँ दिमाग लगाओ। ये मत सोचो कि मुझे मिल ही नहीं रहा, ये है ये है ये है। जो परेशानियाँ उनको छोड़ो, उनको रखो कि ये टर्म एंड कंडीशन है, इसका ये करना है, इसका ये करना है, इसका ये करना है। प्लस लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे टाइम निकाल के पढ़ना है, तो उसको टॉप प्रायोरिटी पर रखो फिलहाल अपने चार्ट में। मई में पेपर हो जाएगा, फिर अपना घर बिल्कुल तरीके से कुशल गृहिणी बन के संभाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पेपर बार बार नहीं होता, और एक बार निकल गया तो फिर सोचो ना, लाइफ चेंज होनी है तो जो बड़ी चीज़ है उसके लिए बड़े एफर्ट डालने पड़ेंगे। भले आपको इस टाइम पे 4 घंटे की नींद मिले, भले आपको थोड़ा सा कम अपना घर साफ सुथरा रखना पड़े, लेकिन कर लो इस चीज़ को। नमस्ते मैम, आई एम अ टीचर लाइक यू। मेरी जॉब की वजह से मैं बाहर रहती हूँ, कभी कभी घर जाती हूँ। मेरी शादी को 13 साल हो
गए हैं मेरे देवर की शादी को 3 साल। शुरू से ही मैंने अपनी देवरानी के साथ अच्छा व्यवहार किया और मैं यही चाहती हूँ कि हमारा रिश्ता अच्छा बना रहे, पर उसर से मुझे रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिल पाता। ना क्या बना, बात के ही मुंह फूल जाता है। बड़ा अजीब बिहेवियर है। मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रही हूँ, बस आप इतना बताओ मुझे क्या करना चाहिए। वहाँ जाके मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से जल्दी चली जाऊँ। देखो, जब हम किसी के साथ परमानेंट नहीं रह रहे होते ना, तो वो जेल नहीं हो पाता जितना साथ में रहने वालों का हो जाता है, एंड इट इज़ नॉर्मल। और दूसरी चीज़, आप अपनी तरफ से कितनी भी कोशिश कर रही हो, मान लो आप जॉब पे हो, है ना, और हो सकता है आपके हाउसवाइफ हो जो देवरानी है या कुछ भी है, तो हम अपनी तरफ से सहृदयता से किसी से रिश्ता रखना चाह भी रहे हैं, लेकिन अगर सामने वाले को हमें लेके कोई भी इन्फीरियरिटी, इनसिक्योरिटी, जलन या फिर रिजर्वनेस, सिंपल कुछ भी है, तो हमारी कोशिशें काफ़ी नहीं होती। हम स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन रिलेशनशिप दोनों तरफ से थोड़ी तो चलेगी। ये हो सकता है कि एक ज़्यादा कर रहा है, कम, लेकिन कुछ तो आए। तो मेरे साथ ऐसे कई रिश्ते हैं जिनमें मैंने पूरी कोशिश करी कि वहाँ से सही मेरा बना रहे, लेकिन नहीं था सामने वाले को इंटरेस्ट, तो नहीं बने। तो आप अकेले, कहना चाहिए एक हाथ से ताली नहीं बजती। तो आप जितनी कोशिश कर रहे हो ठीक है, तो अब आपको करना क्या है कि भाई आप वहाँ पे जा रहे आ रहे हो, ठीक है, आपने जो अपनी तरफ से अच्छा बिहेव कर रहे हो आप वो करते रहो। बाकी वहाँ पे रह के जब आपको वो वाइब्स नहीं मिल रही, तो वहाँ जाने आने का हिसाब किताब यही रखो कि भाई ये काम है, जाना है, लेकिन ये उम्मीद मत करो कि जितना मैं सोच रही हूँ उतना वो भी सोचेगी। बाकी अपनी तरफ से अपने अच्छे व्यवहार को बुरे में मत बदलो। लेकिन जब वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो ऑटोमेटिकली आगे आगे आपका भी थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा, एंड इट इज़ नॉर्मल। तो जितना आपसे ईजियली हो सके अपनी तरफ से आप व्यवहार बनाए रखो। लेकिन अब जब नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, दूसरे को बदल थोड़ी सकते हो। तो उससे फ़ायदा ये होगा, अब अगर आप भी हाथ खींच लोगे बिल्कुल, तो वो रिश्ता टूटने की कगार पे आ जाएगा। ज़रा सी एक किसी ने चिंगारी डाली और फिर घर में कलेश डल जाएगा। तो जैसे चल रहे हो वैसे चलते रहो। बाकी वहाँ पे जाना आना जो है वो कम कर दो, अपना फ़ोन वोन पे रख लो, ठीक है। नहीं किसी को पसंद आपके अपने घर आना तो मत जाओ, लिमिट में मिलो जुलो, अगर नहीं किसी को इंटरेस्ट आ रहा, लेकिन मिलते जुलते रहो। अपनी तरफ से भी ये मत खींचो कि हट, ये नहीं बोल रही तो मुझे ही क्या पड़ी है, वो वाले जोन में मत जाना, है ना। मैम, एक स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी वाली वुमन कैसे बने ताकि ये सब लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम है वो इतनी बड़ी ना लगें, हम खुद ही सॉल्व कर लें, ताकि हमारी लाइफ किसी और की वजह से डिस्टर्ब ना हो, हम भी लाइफ इंजॉय कर पाएँ। देखो, कॉन्फिडेंस का सीधा सीधा रिलेशन होता है आपने लाइफ में अचीव क्या किया है। आप अर्निंग हो या नहीं हो, मतलब आप वर्किंग वूमन हो या फिर आप होम मेकर हो, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी पर्सनैलिटी और आपकी इज्जत डिपेंड करती है आपके एक्शंस पे, आपकी ड्यूटीज़ पे, आपकी वजह से कितने लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं, उससे वो आपकी सक्सेस को डिफाइन करता है। और आपकी सक्सेस जितनी ज़्यादा होती है आपका कॉन्फिडेंस उतना बड़ा होता जाता है, ठीक है ना। अब ये सक्सेस आएगी कैसे, एक सीधी टैगलाइन है, आपके जितने भी एक्शंस हैं सुबह से लेकर रात तक वो टेक्निकली राइट होने चाहिए। आपको सही लग रहा है, नहीं लग रहा है, लेकिन जो एथिकली टेक्निकली होना चाहिए, आप अगर दूसरे को वो चीज़ काम करने देखो तो आप क्या कहोगे कि नहीं ये काम ऐसे होना चाहिए। टेक्निकली राइट क्या है वो सबको पता होता है, लेकिन हम जानबूझ के वो काम कर नहीं पाते। कई बार हमसे गलतियां होती हैं, हमें पता होता है कि कायदे में तो ऐसे होना चाहिए था, लेकिन हम ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके सारे काम टेक्निकली राइट होने चाहिए। जब आप एक इस चीज़ को पकड़ के फॉलो करना शुरू कर दोगे ना, तो आपके जब सारे काम ठीक होंगे, आपके डिसीजन टेक्निकली राइट होंगे, लोगों में आपकी बात की वैल्यू बढ़ेगी, अपने आप आपकी पर्सनैलिटी इम्प्रूव होगी। अगर आप कुछ कहोगी तो उसकी वैल्यू होगी कि भाई हाँ इसने कुछ कहा है तो कोई बात होगी, ये बेसिर पैर की बातें नहीं करती। या अगर ये काम नहीं कर पाई है तो इसके पीछे कोई रीज़न होगा, क्योंकि ये अपने सारे काम बिल्कुल ठीक से करती है। तो काम कुछ भी हो, मैं ये नहीं कह रही कि घर का या कुछ भी, आपके जो भी परफॉर्मेंस है पूरे दिन में सुबह से लेकर रात तक, चाहे वर्क प्लेस पे चाहे घर पे, टेक्निकली राइट होनी चाहिए। आपके ऊपर उंगली उठाने का एक भी मौका ना मिले, तो अपने आप आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि अब लोग आपकी इज्जत कर रहे होंगे। तो सिर्फ एक यही चीज़ याद रखनी है, आपको जो पता है ना कि सही क्या और गलत क्या, उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना सीखो, तो बस आपकी पर्सनैलिटी इम्प्रूव हो जाएगी। और जब सब तरफ से हमें प्रेज़ मिलता है तो अपने आप अच्छा लगता है, और फिर हम अपनी प्रॉब्लम क्या दूसरों की भी प्रॉब्लम सुलझा देते हैं।
लव यू सुनीता जी, आप एक बहुत सॉर्टेड लेडी हो, आपकी सारी वीडियोस देखती हूँ। कुछ पूछना है आपसे। मेरी फ्रेंड की बेटी है, उसके हस्बैंड उसके साथ कहीं भी जाते हैं तो लड़कियों को ताक झांक करते हैं, गलत नज़र से देखते हैं, उसको बुरा लगता है। इवन कभी कभी तो लड़कियां उसको रिएक्शन देकर जाती हैं। मैं उसको कुछ सही से गाइड नहीं कर पाई, प्लीज़ हेल्प। इवन कहीं रेस्टोरेंट में कुछ खाने गए हैं, वहाँ भी कोई अगर वेट्रेस हो तो उस पर भी लाइन मारता है। देखो जी, इसके हैं 2 तरीके, मैं बताऊँ आपको। या तो सीधे उनसे ही बोल दो कि हाँ भैया चालू मत हो जाना यहाँ पे, तुम क्या हो मुझे पता है, तमीज़ में रहो, तुम्हारी अपनी इज्जत है नहीं है, मेरी है। नहीं तो मुझसे चलो 2 फुट दूर और छेड़ो लड़कियों को और खाओ जूते। पहला तो ये तरीका है। दूसरा, सीधी बात है, अगर तुम ये कर रहे हो तो मैं करके दिखाऊं, फिर कैसा लगेगा? मैं भी लड़कों को देखूं, मैं भी इधर उधर लड़ जाते लड़कों को इस तरीके की ओछी हरकत कर दूं, कुछ अपना लेवल गिरा के दिखाऊं कि कैसे लगता है अगर हमारा पति या पत्नी ऐसे करे। तो उसको सीधे ये दोनों में से कोई से भी जो वो कर पाए, आपकी बहन फ्रेंड की बेटी, उसको ये करना है। अगर वो नहीं सुधरता तो भाई तू मेरे से 2 फुट दूर चल, मैं तेरे साथ नहीं चल रही। फिर तू छेड़, जूते खा, गालियाँ खा, मैं तेरे साथ नहीं खड़ी हो रही, तू आगे चल बस। और सीधी बात, अपना गुस्सा तब तक दिखाती रहें उस बात पे जब तक वो अपनी आदत को कंट्रोल करने की पुरजोर कोशिश ना कर लें। और अगर ऐसा हो रहा है कि साथ में एक टेबल पे बैठे हैं और वो शुरू हो गए, सीधे कह दो कि भाभी जी इनके चक्करों मत आना, ये तो दिल फेंक है, इनके तो दिल का चूरन बना हुआ, एक एक चम्मच सबको बांट रखा है, इनकी बातों में मत आओ, बस मेरे लिए कुछ नहीं बचता। सीधी मतलब उनको आपको लिटरली जलील करने की ज़रूरत होती है ऐसे इंसान को, वो तभी रुकेगा। अगर आप शर्म में नहीं करोगी ना, वो बढ़ती ही जाएगी उसकी आदत। अभी वो ताक झांक कर रहा है, छेड़ाखानी कर रहा है, कोई उसके लेवल की गंदी लड़की मिल गई जिसे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि शादीशुदा है कुछ है, वो सारे काम हो जाएंगे फिर उसके साथ। समझ रहे हो? तो रोकना बहुत ज़रूरी है। अब जो पिछला वीडियो गया था ना बच्चे वाला कि लड़का नहीं है तो लड़की, लड़की नहीं है तो लड़का, एक ना एक के जिद है। अब यही देखो इस तरीके से कि मेरी एक बेटी है 6 साल की, मेरी सेकंड बेबी के लिए पिछले 2 साल से ट्राई कर रही हूँ बट सक्सेस नहीं मिल रही थी। अभी लास्ट वीक लेप्रोस्कोपी हुई जिससे मेजर इशू आया है एंड माँ बनने के चांस बहुत कम है, लाइफ थ्रेटनिंग है। अब मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, दिन रात रोना आता रहता है, ऐसा लगता है मेरी बेटी के पास कोई बोलने बात करने तक भी नहीं होगा फ्यूचर में। इन सबसे कैसे बाहर निकलूँ? क्यों नहीं होगा? कितने भाई बहन एक दूसरे के साथ रख रहे, मेरे को नहीं लगती यार ये चीज़, बड़ी नहीं लगती, सच में नहीं लगती। और प्रैक्टिकली जब मैं फील कर रही हूँ ये सब चीज़ें तो ये हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपके सगे भाई बहन नहीं है तो कुछ होगा ही नहीं। बंदा अपने आप रिश्ते बनाता है, ब्लड रिलेशन माना कि होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और रिलेशन से आपकी बातचीत बंद भी हो जाए तब भी आपके तार जुड़े रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई ब्लड रिलेशन वाला भाई या बहन नहीं बचा तो आपके रिश्ते ही नहीं होंगे। आपका व्यवहार, आप लोगों से कैसे संबंध रख रही हैं, उनके बच्चों के साथ आपकी बच्ची का व्यवहार, ये आगे चलकर तय करेगा कि उसके पास मैं के पक्ष से कौन कौन रहेगा। दूसरी चीज़, ससुराल में जब जाएगी, कई बार यहाँ पर बच्चा अकेला होता है और ससुराल में उसको भरा पूरा परिवार मिलता है। तो इतना स्ट्रेस मत लो, किसी के जन्म के साथ ही आप हो सकते हो, उसके कर्म के साथ ही नहीं हो। जो जिसके कर्म में लिखा है, उसकी औलाद या खुद, वो सब चीज़ें हमें भुगतनी होती हैं, हमारी लाइफ उसी हिसाब से चलती है। तो आप ये सोचो फ्यूचर में कि आपके रोने से या आप दूसरा बेबी कर लेंगी तो पता नहीं क्या ही उसकी लाइफ में बदल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ये बिना बेसिर पैर की बातें हैं, इतनी टेंशन मत लो। एक बिटिया है, उसे जी लगा के पालो, बढ़िया बनाओ, उसका नेचर ऐसा रखने की कोशिश करो कि वो जिससे बात करे 10 मिनट में उसे अपना बना ले, तो रिश्तों की कमी ही नहीं है। दुनिया में ढूंढो ना तो मिलते चले जाते हैं। और रही बात यह कि मुसीबत में काम आने वाले, तो भैया वो तो विरले होते हैं। अगर आपकी लाइफ में ऐसे 2 लोग भी हैं ना तो आप लकी हो, वरना 6 भाई बहनों के साथ भी आप अकेले रह जाओगे। तो भाई बहन पैदा कर देने से आपकी बेटी को भरा पूरा वो मिल जाएगा, ये कोई गारंटी नहीं होती। अब सपोज करो दूसरे बच्चे के चक्कर में आपको कुछ हो गया तो उस बहन या भाई को वो ज़्यादा वो रखेगी या बिना माँ के वो ज़्यादा परेशान हो जाएगी, ये सोच के देखो ना। तो इतनी टेंशन मत लो, ये टेंशन की बात ही नहीं है। नाइस वीडियो दी। मुझे आपसे यह पूछना था कि मेरी नंदे थोड़ा स्टाइलिश हैं, मैं थोड़ा सिंपल हूँ, इसलिए वो लोग मुझे ज़्यादा पसंद नहीं करती, मेरे साथ पिक भी कभी क्लिक नहीं करती। मैं ही घुस घुस के कराती थी क्योंकि तब कभी ये नहीं सोचा, बट अब वो फील होता है वो लोग क्लिक भी नहीं करेंगी तो कभी मेरे साथ की पिक लगाती नहीं थी। तो मेरा कॉन्फिडेंस इतना लो हो गया दी, मैंने पिक क्लिक करना ही छोड़ दिया।
पर धीरे धीरे आपके वीडियोस देखकर मोटिवेशन मिलता है कि जब उनको फ़र्क नहीं पड़ता तो मैं क्यों पड़ी रहती हूँ सोच में। मैं बट कभी कभी लगता है मैं ऐसा क्या करूँ कि वो लोग फंक्शन में सबको बुला बुला कर पिक क्लिक करेंगी, बट मेरे साथ नहीं करती, मैं क्या करूँ। तो स्टाइलिश होना कौन सी बड़ी बात है, कौन सा रॉकेट साइंस है कि स्टाइलिश होने के लिए आपको डिप्लोमा लेना पड़ेगा 2 साल का। गिन के 10 वीडियो देख लो हाउ टू बी स्टाइलिश, उसमें जो बताएं उनमें से जो टिप्स आपको आसान लगे वो फॉलो कर लो। अपने स्टाइल को देखो कि कहाँ कहाँ क्या क्या कमी है, स्किन खराब तो नहीं हो रही, बाल कैसे हैं, बहुत सालों से अगर चेंज नहीं किया अपना कुछ स्टाइल वो कर लो, कपड़ों की स्टाइल चेंज कर लो, अपनी बॉडी के हिसाब से पहनो, थोड़ा सा टचअप करके रहो। स्टाइलिश होना कोई रॉकेट बनाने वाला काम नहीं है। जब चाहो जब आप करने लगोगे और डेली में तैयार होना शुरू करो, सबसे बड़ी चीज़, तो आप धीरे धीरे हो जाओगी। ध्यान से देखो कि वो स्टाइलिश आपको क्यों लग रही हैं, आप खुद ही कह रही हो ना कैसे वो कपड़े पहन रही है, क्या कर रही हैं, उसके अकॉर्डिंग नकल ना करो, लेकिन आप क्या अपने में चेंज ला सकते हो। तो अगर इतना है कि भाई मेरे साथ भी वो पिक क्लिक कराएं या कुछ और, तो पार्लर भरे पड़े हैं, नहीं तो यूट्यूब पे दुनिया भर की हर चीज़ के आपको DIY मिल जाएंगे। करो अपने ऊपर, टाइम इन्वेस्ट करो और वो, वरना हर फंक्शन में जाओ, फंक्शन में पार्लर से तैयार होके बढ़िया ऐसा कर देंगे वो आपको कि बिल्कुल जो किसी की शक्ल ऐसी सी होती है ना, मैंने देखा है। मैंने तो पार्लर से कभी मेकअप कराया नहीं, अपनी शादी में ही कराया था एक बार, लेकिन मैंने ऐसा देखा अब तो इतने बढ़िया मेकअप आर्टिस्ट हो गए हैं कि शक्ल ही बदल देते हैं बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि दुल्हन का ही मेकअप हो रहा है, साथ में जाने वालों का खूब हो रहा है। तो अगर आपके पास पैसे हैं और शौक है कि मुझे स्टाइलिश दिखना है, ऐसा कि लोग मुझे बुला के मेरे साथ फ़ोटो खींचे, तो पार्लर जिंदाबाद। लेकिन वो कभी कभी तैयार होगे, फिर आप डेली में ऐसे रहोगे, उससे बढ़िया मतलब सजेशन ये है कि कुछ एक वीडियोस वगैरह देखो, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करो। एक दिन में सब कुछ मत बदलो, थोड़ा हेयर स्टाइल अपना चेंज करो, कभी सबसे ज़्यादा अपनी स्किन पे काम करो। किन चीज़ों से आप ओल्ड फैशन लग रहे हो उन पे देखो क्या चेंज कर सकते हो, तो चेंज अपने में लाओ और लोगों को एकदम वो कर दो कि वाह इसे क्या हुआ, है ना। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, जस्ट अ टास्क समझो और करो। अब एक क्वेश्चन आ रहा है, लंबा है, लेकिन उन्होंने बार बार रिक्वेस्ट करी है कि इसको छोटा करके आप पढ़ दें। तो छोटा करने में मतलब स्पेलिंग ठीक है तो पढ़ा गया, खैर 1 मिनट भी नहीं लगा है। तो इसमें क्या हुआ कि जी इनके रिश्तेदार ऐसे हैं, उल्टा सीधा बोलेंगे, इन्हें जान से मारने की वो टोने टोटके वाला चक्कर हुआ होगा वो। और कभी इन्हें बुलाएंगे, बच्चों को बुलाएंगे, इनके हस्बैंड को नहीं बुलाएंगे, कभी हस्बैंड को बुलाएंगे, इन दोनों को मतलब बच्चों और बीवी को नहीं बुलाएंगे। फिर जब नहीं जाते तो सब में कहेंगे कि हमने बुलाया था वो तो आई नहीं। अब क्या हो रहा है कि सास डरती है, अब सुनो डरती क्यों है, कि जी वो जवाब दे देंगे। अरे जवाब है कि मिसाइल है कि डर रहे हो, इतनी टेंशन दे रहे हैं तो एक जवाब से भी डर रहे हो, तुम्हारे मुंह में जबान नहीं है। कोई जवाब दे रहा है, कोई कह रहा है कि हमने तो बुलाया था वो आई नहीं, आपको किसने बताया। मुझे यही चीज़ नहीं समझ में आती। आप तक ये बात पहुंची कि भाई उसने कहा कि हमने तो बुलाया था वो आई नहीं, तो आपने उन्हें तभी के तभी क्लियर कर देना है ना कि भैया किसने बुलाया, कहाँ बुलाया, मेरे पति को बुलाया था, मुझे और बच्चों को बुलाया नहीं, मेरे पति भी नहीं गए। वो झूठ बोल रही हैं, आप सच तो बोल लो, इतनी सी बात होती है। तो जब भी गलतफहमियां फैल रही हैं, कोई कहता है कि जी मुझे बदनाम कर रखा है सब जगह, कोई किसी को कैसे बदनाम कर सकता है। अगर किसी ने हमारे बारे में कुछ झूठ बोला, ठीक है जी, चलो जी 20 घरों में झूठ हो गया, सुनीता ऐसी है, हो गया हो गया हो गया, मुझे पता ही नहीं, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा। अब लेकिन एक दिन क्या हुआ, उन 20 घरों में से कोई एक ने आके मुझे बता दिया कि जी तू तो ऐसी है, हमें तो ऐसा पता चला, तो मैं क्या करूँगी उस टाइम पे। मुझे ये बोलना होगा ना, कितने दिमाग ख़राब है क्या, किसने कह दिया, मैं तो कुछ भी नहीं है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तुरंत मैं क्लियर करूँगी ना उस चीज़ को। फिर उस एक से धीरे धीरे उन 19 में जब भी वो बात होगी तो वो बोलेगी ना बंदी, जो आपको बोल रही है बंदा, कि भैया मैंने तो उसे पूछ लिया था, लेकिन वो तो साफ मना कर रही है, वो तो कह रही है कि ऐसे नहीं ऐसे है। तो अपना पक्ष आप जब लगातार रखते रहोगे, उन 20 लोगों से आपको मिलना जुलना बिल्कुल जारी रखो। किसी ने ये कह दिया सुनीता बुरी है, मैं इतना नहीं मान सकती कि एक आदमी के कहने से कोई आदमी तुरंत दूसरे से रिश्ता बिगाड़ लेता है। आजकल सब सुनते हैं, इधर से सुन लेंगे, मन में सुन लेंगे कि हाँ सुनीता बुरी है, लेकिन बोलेंगे फिर भी सुनीता से। तो उस चीज़ का हमें भी फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर कोई हमारी इमेज ख़राब करने की कोशिश कर भी रहा है तो हमें अपने रिश्तेदारों से या जिन जिन लोगों के भी सामने इमेज हमें पता है कि ख़राब हो रही है,
उनसे बोलना चालना कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। और उनमें से जब हम बात करते रहेंगे तो उधर की साइड जैसी हमें पता लगेगी तब हमें अपना पक्ष भी हाथ के हाथ वहीं रख देना है, ये दिखाते हुए कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन कह रही है तो झूठ है, बिल्कुल बेसिर पैर की बात है। उसको बीच में मत लाओ, तुझसे किसने कह दिया, बस। और अगर फिर भी है तेरे बारे में ऐसा करिए ऐसे करिए ऐसे करिए, भाई सामना करा दे। कई लोग इसमें बीच में जो आपने लाइन भी लिखी है कि मज़े कर लेते हैं लोग, मज़े लेने हैं, लोगों को पता सब है। तो जब ऐसे लोगों की, मेरा तो इलाज ये है, जब शुरू में ऐसा होता था मेरे साथ, घर में तो नहीं हुआ लेकिन जॉब में हुआ ये चीज़ कि अरे आपके बारे में तो मैडम, वो मैडम यूँ कह रही थी, आपके बारे में तो वो सर यूँ कह रहे थे। मेरा छुटते ही होता था, तब तो मैं इतनी मैच्योर भी नहीं थी, लेकिन मेरा सीधा होता था कि भाई कौन कह रहा था, लाओ मेरी बात कराओ, चलो उसके स्कूल में चलो या फिर मेरे फ़ोन पे बात कराओ। 10 में से 9 बार आप यकीन नहीं मानोगे, वो बंदे खेल जाते थे और वो बात नहीं कराते थे। क्यों जी? अजी नहीं, फिर वो होगा जी, हमने आपको कह दिया। अरे तो फिर क्यों कहा? अगर इतना डर लग रहा था तो फिर अपने अंदर रख उस बात को, मेरा दिमाग क्यों खराब कर रहा है बता के। सीधी बात, मेरी लॉजिक ये होता था कि मेरा फिर दिमाग क्यों खराब कर रहा है, या तो इतना रख कि हाँ भाई तूने कहा नहीं था, मैडम को बता, तूने ही तो मेरे से बोला था। इतने भी गट्स नहीं है तो आके यहाँ पे तिल्ली क्यों लगानी है। ऐसे लोगों को सबसे पहले फिट करना चाहिए जो आपको बता रहे हैं कि आपके बारे में ये बातें हो रही हैं, पहली चीज़। दूसरी, अब उन्होंने बुलाया उल्टे सीधे तरीके से, कभी आप गए कभी आप नहीं गए, ठीक है, लेकिन अब आपके बच्चे का बर्थडे है और आपको मन है कि उन्हें नहीं बुलाए तो नहीं बुलाओ, बिल्कुल सही डिसीजन है ये। ऐसे पनौती या दिमाग से पैदल लोगों को बुला के आप अपने खुशी के काम में खुद अपने हाथों से रायता फैलाने के काम कर रहे हो। जब ऐसे लोगों को बुलाओगे ही नहीं, अपना एंजॉय करो आराम से। जो लोग चाहे 10 आएँ, लेकिन जो लोग सच्ची में जुड़े हुए हैं या एटलीस्ट फेक भी जुड़े हुए हैं पर निगेटिविटी तो नहीं फैला रहे, ऐसे लोगों को बुलाओ। जो पता है आके कुछ ना कुछ करेंगे उल्टा काम, तो उन्हें नहीं बुलाना है भाई, फिर चाहे कितनी भी गहरी रिश्तेदारी हो। अगर आपको अपनी खुशी प्यारी है, बाकी मर्जी है, रिश्तेदारी निभाने के चक्कर में अपना सुकून आराम करना करो। नेक्स्ट आया है, मैम मैं लक कहूँ या बैड लक, मेरा कोई भी क्वेश्चन का आप आंसर नहीं देते। आज मेरी बेटी 3.5 साल 7 महीने की हो गई है, आप प्लीज़ आंसर दीजिए। मैं भी बेसिक से हूँ, सास मेरी कोई हेल्प नहीं करती, मैं बोलती हूँ तो भी नहीं करती, हस्बैंड भी नहीं सुनते, जेठानी अलग है बट ससुर भी पेंशन उनको ही देते हैं, फिर भी वो लोग कहते हैं मेरे लिए क्या करती है। सास उनको ही लिफ्ट देती है चाहे वो जितनी भी बेइज्जती करें। मैं कोई जवाब नहीं देती क्योंकि मुझे लड़ाई नहीं पसंद है। मैं क्या करूँ? मैं आपकी तरह काम समेटने की कोशिश करती हूँ, मैं क्या करूँ? प्लीज़ हेल्प करिए, कोई सलाह दीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मेरी हर समय बेइज्जती करती है। देखो जी, आप ये कह रही हो कि मुझे लड़ाई नहीं पसंद इसलिए मैं जवाब नहीं देती। लड़ाई किसी को पसंद नहीं होती, जो भी समझदार व्यक्ति होते हैं वो। लेकिन फिर बात वही आएगी कि किसी ने लिखा था ना कि दीदी के व्लॉग जो हैं वो ये वाले वीडियो गीता के ज्ञान की तरह हैं। जब वास्तव में महाभारत में युद्ध हुआ था तो क्या पांडव लड़ाई चाहते थे? पर जब सामने वाला हावी हो रहा है, आपके साथ गलत कर रहा है, आत्मरक्षा भी तो कोई चीज़ होती है। लड़ाई कौन सी नहीं पसंद कि भैया सब कुछ सही चल रहा है, हम पड़ी लकड़ी ले रहे हैं, या छोटी सी बात है अवॉइड कर सकते हैं, नहीं कर रहे, हमें तो लड़ना है ना, हमें मसाला चाहिए, वो चीज़ गलत है। लेकिन आपकी किसी ने बैंड बजाई हुई है, आप पलट के जवाब नहीं दे रहे और तुर्रा ये कि जी हमें लड़ाई नहीं पसंद, ये कोई काम नहीं करती चीज़। तो जब वो आपके हर टाइम बेइज्जती करती है, आप पलट के जवाब क्यों नहीं दे रहे? आप वर्किंग होने के बाद भी आप सारा काम कर रहे हो, आपकी कोई हेल्प नहीं कर रहा है, जहाँ पे चाहिए वहाँ भी जा कहने के बाद भी नहीं कर रहा। मत करो उतना काम, एग्जैक्टली मत करो। खाना, कपड़े, ठीक है, सफाई, बच्चों की पढ़ाई, इनमें से जो काम आपको लगता है कि भाई ओवर हो रहा है, हर चीज़ के लिए मेड रखो जब कोई हेल्प नहीं करता, ठीक है ना। या तो फैमिली वाले हेल्प करें या फिर आप हेल्प बाहर से लोगे तभी हो पाएगा। ये नहीं होता कि खाने वाले 6 करने वाला 1 और हेल्प किसी की नहीं करेंगे और हम तो बैठ के खाएंगे, वो बाहर भी करके आएगी यहाँ भी करेगी, ऐसे नहीं होता। तो आप लोगों को कितना भी लगता हो कि मैं सारा करती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड भी तो निपटा रहे हैं गृहस्थी चलाने के लिए, बाहर का घर का दोनों ही तरफ का काम है ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वो सिंगल हैंडेडली कर रहे हैं, मुझे उसका ABC भी नहीं पता। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं सिंगल हैंडेडली कर रही हूँ, उनको उनका ABC भी नहीं पता। हर चीज़ में हम एक दूसरे के साथ थोड़ी कर रहे हैं, तो काम सबके करने से ही बनता है। अगर जो फैमिली ये नहीं कर रही, वहाँ पे फिर दूसरा ऑप्शन आता है कि आप हेल्प रखोगे।
तो मेड रखो, और सारे काम करने के बावजूद भी जब आपकी बेइज्जती हो रही है, जवाब देना सीखो। लड़ाई पसंद नहीं है, तमाशा मत करो, संयत भाषा में, छोटे वाक्यों में, लेकिन अपनी रिस्पेक्ट बचाने लायक तो बोलना सीख लो। टीचर हो, टीचरों को बोलना सिखाना पड़ेगा, उनका तो काम ही बोलने का है। क्लास में कैसे दूसरों की बात में समझाई जाए। आपको पता है, एक वो था, एक मज़ेदार किस्सा सुनाऊँ आपको लाइफ का, कि एक बार मेरी किसी से बहस हो रही थी ऑफिस के ही उसमें। तो बहस हो रही थी, अब वो लेडी थी बदतमीज़, उसका वही था कि पड़ी लकड़ी लेनी है, झगड़ा चाहिए ही चाहिए। उसके संपर्क में जो भी आया उसको प्रसाद मिले बिना उसने जाने नहीं दिया। वो थी ऐसी, मुझे कोई अंदाज़ा था नहीं उस ब्रांड की पर्सनैलिटी का तब तक कि ऐसे लोग भी होते हैं। तो जब आमना सामना हुआ, साथ में रहे और पंगे होने शुरू हुए, तो जब मैंने उसको दिया ना वापस जवाब, तो उनका वो आया कि भाई वो उसको पहली बार कोई ऐसा मिला जिसके सामने उसका मुंह बंद होना शुरू हो गया था। तो उसका डायलॉग ऐसा आया था कि देखो ये ऐसे बोलती हैं, ऐसे जवाब देती हैं, और यही ट्रेनिंग है क्या, यही इतनी ट्रेनिंग करके इतने टीचर बने हैं, यही है क्या। तो मैंने पलट के बोला, मैंने कहा एग्जैक्टली यही तो ट्रेनिंग है कि ऐसे जवाब दो जो एक बार में दूसरे के दिमाग में घुस जाए। मैं कहा यही तो ट्रेनिंग है, यही तो टीचर का गुण है कि हम ऐसा बोलें कि जो हम समझाना चाह रहे हैं वो एग्जैक्टली समझ में आ जाए जिसको हम समझा रहे हैं। तो वो चाहे वो हमारे स्टूडेंट हो चाहे कोई और हो, यही तो टीचर का सबसे बड़ा गुण है कि जो हम सिखाना चाह रहे हैं वो सीख जाए, जो हम समझाना चाह रहे हैं वो समझ जाए। तो अगर हम उसे अपनी बात समझाना चाह रहे हैं ना, तो उसके लिए क्या भाषा हम इस्तेमाल करेंगे, क्या शब्द हम यूज़ करेंगे, ये तो नेचुरल टैलेंट आ जाता है जब आप टीचिंग जॉब में होते हो। तो अपनी बेइज्जती को रोकने के लिए जवाब देना सीखो, संयत शब्दों में, संयत टोन में, लेकिन ऐसा कि सुन के मज़ा आ जाए और उनकी हो जाए धूम तना ना। नेक्स्ट सुनीता जी, हम हस्बैंड वाइफ दोनों गवर्नमेंट जॉब में हैं, ससुर भी टीचर हैं पर जेठ कुछ नहीं करते, 9 साल का उनका बेटा भी है, पूरी सैलरी दोनों को घर में देनी होती है। अलग होना चाहती हूँ पर मेरी जॉब 1 साल पहले ही लगी है और हस्बैंड की जॉब को 6 साल हो गए हैं। वो कहते हैं अलग होंगे तो तेरी बदनामी होगी, कि लगते ही अलग हो गई। जेठानी कुछ नहीं समझती है, ना बात करती है, घर में काम भी बराबर नहीं करती। सुबह टिफ़िन खुद बना के ले जाना पड़ता है, शाम को घर आके बनाना भी पड़ता है। मेरी ससुराल में ही इकलौती बहू हूँ जिसकी जॉब लगी है, मैं क्या करूँ, सैलरी दूँ या ना दूँ, अलग हो जाऊँ या नहीं। हस्बैंड कहते हैं पापा के रिटायरमेंट तक रुक जाओ, वरना वो कुछ देंगे भी नहीं और जो इतने साल सैलरी दी घर में उसका फ़ायदा भी नहीं होगा। प्लीज़ रिप्लाई। देखो जी, आपके हस्बैंड खेल रहे हैं दिमाग से, टेक्निकली राइट होने की कोशिश में है वो, और उनकी गलती में नहीं दे रही इस चीज़ में, ठीक है। आपको एक्चुअल में 1-2 साल रुक जाओ। आपके ससुर के रिटायरमेंट पे जितना टाइम है अपने हस्बैंड की बातों पे बिलीव करो। नौकरी अभी लगी है, पूरी ज़िंदगी की नौकरी है, 60-62 में जाके रिटायर होगे। ये 2-4 साल की जो भी आपका टाइम बच रहा है उसका जुआ खेल लो। कुछ हासिल हुआ ठीक है, नहीं तो एक सबक मिलेगा। दूसरी चीज़ क्या होगी, जो अभी आपके हस्बैंड कह रहे हैं कि लगते ही अलग हो गई, बदनामी होगी। जब आप 2-4 साल रह के अपनी सैलरी का जुआ खेल चुकी होंगी, अगर तब कुछ गलत होता है तो आप अलग होंगे तो आपको टेक्निकली कोई राइट बताएगा, गलत नहीं बताएगा, ठीक है। तो आपके हस्बैंड बिल्कुल सॉर्टेड होके सोच रहे हैं, दिमाग से खेल रहे हैं वो कि क्या करना है, कैसे टेक्निकली राइट होना है। तो मुझे लगता है कि फ़िलहाल थोड़ा सा ये कर सकते हो, पूरी सैलरी ना दे के कि जी मेरे अपने भी खर्चे हैं, 10-15 हज़ार रुपये अपने लिए रख लो, उससे आप भी खुश हो जाओगे। फ़िलहाल दे दो बीइंग टेक्निकली राइट, तो देखो आगे क्या होता है ना। परिवार में आगे चल के परिस्थितियाँ क्या बनती हैं उसके आधार पे फिर आगे का डिसीजन लेना। नेक्स्ट दी, मेरे हस्बैंड को उनकी बुआ जी ने पाला और बड़ा किया है। मेरे हस्बैंड की मम्मी उनके बॉर्न के टाइम में एक्सपायर्ड हो गई थी और उनके पापा जब अभी 3 साल के थे तब एक्सपायर्ड हो गए। मेरी शादी बुआ सास ने की है। मेरी बुआ सास ने मेरे हस्बैंड की शादी ये सोच के लड़का बाहर जॉब करता रहेगा और बहू हमारे साथ रहेगी, पर मेरी शादी के बाद अभी मुझे अपने साथ ले आया। आफ्टर 5 मंथ्स बुआ सास ने अपने घर में हिस्सा अपने दोनों लड़कों को दे दिया। अब मैं वहाँ जाती हूँ तो मुझे अपनापन नहीं लगता। उनको ये लगता है कि ये बहुत तेज़ है, लड़के के साथ जॉब पर चली गई, यहाँ नहीं आना चाहती, मेरी सेवा नहीं की, मैंने पाला और बड़ा किया है। लगने दो, अब उनके लगने के चक्कर में क्या ही करोगे, अपने पति से अलग रहोगे क्या। तो लग रहा है तो लगने दो, किसी के लगने को आप छुड़ा नहीं सकते, सिंपल है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। और पाल पोस के उन्होंने बड़ा कर दिया, इसका एहसान मानो।
कभी उन्हें भगवान ना करे ऐसी ज़रूरत पड़े कि उनके बच्चे ना कर रहे हों, आपकी कहने की ज़रूरत ना पड़े, तब आप सामने से हाजिर हो जाना। लेकिन पाल दिया ठीक है, हो गया। अगर आपके हस्बैंड को इतना ज़्यादा लगता तो शायद वो फोर्स कर रहे होते आपको कि नहीं भाई बुआ ने बहुत कुछ किया है, तू रह इनके साथ। बट सगे माँ बाप के साथ भी कौन अपनी पत्नी को छोड़ रहा है, सब अपने पतियों के साथ ही रहती हैं ऑब्वियसली। तो अगर आपकी बुआ जी को ये लगता है, आप उन्हें ये ऑफ़र कर सकते हो कि बुआ जी आप वहाँ आके हमारे साथ रह लो। बस अपनी तरफ से आप एक पॉजिटिव नोट पे ही बात ख़त्म करो। अब उन्हें नेगेटिव लग रहा है नहीं लग रहा, उसको आप छुड़ा नहीं सकते किसी के लगने को। तानों का रिप्लाई कैसे करें, इस टॉपिक पर भी एक वीडियो बनाएं प्लीज़। देखो जी, वीडियो क्या, बस सीधी सी बात है, अगर ताने दे रहा है कोई दिमाग वाला और उन तानों में है सच्चाई, तो उनसे जो सुधार हो सकता है वो सुधार कर लो। और बाकी का ये है कि जवाब मत दो, क्योंकि उसमें गलती हमारी जो वो बता रहा है वो एक्चुअली में है, या फिर ऐसी कोई कमी के ताने दे रहा है जिसको हम चाहें तो बदल सकते हैं। लेकिन अगर ताने दिए जा रहे हैं उस बात पे जिसको आप चाह के भी बदल नहीं सकते, या जिसमें आपका कोई रोल नहीं है, या फिर तानों की संख्या हो गई है अति से अति से अति से अति बहुत ज़्यादा, कि हर बात पे ताना ही फूट रहा है, उसका एक और एक इलाज यही होता है कि उसको आप पलट के बोलो। ताने क्या होते हैं, आपकी कमी को टॉन्ट मार के, मतलब बड़ा चढ़ा के आपको चुभे, इस लैंग्वेज में, इस लहजे में आपको बोला जा रहा है, उसे तो ताने कहते हैं। तो ऐसा कौन है जिसके अंदर कोई कमी नहीं है? तो आप भी उनकी पर्सनैलिटी को एग्जामिन करो, जो उनकी कमी निकले आप भी सेम टोन में तुरंत तेरा तुझको अर्पण कर दो। ताने वाला चुप ही वहाँ होता है जहाँ उसको पलटवार मिलता है, नहीं मिलता उसको मज़ा आ रहा होता है, भाई शिकार मिल गया, वो लगा रहेगा अपने में, क्योंकि उसको आदत है, सीधी बात, उसको करनी नहीं आती, ताने ही देगा वो। तो जब उसे पलटवार मिल जाएगा आपको छोड़ेगा, दूसरा शिकार ढूंढेगा, आपका पीछा छूट गया। तो तानों का जवाब जो है वो देना ही होता है। और अगर पॉजिटिव नोट पे ये भी देख लो कि जो कह रहा है वो कहीं सच में सच तो नहीं है, तो उसमें अगर सुधार की गुंजाइश है तो कर भी लो, तो उससे आपका फ़ायदा भी हो जाएगा थोड़ा। और तानों पर तो मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि तानों से घबराओ मत, इनमें है आपका फ़ायदा। वो फ़ायदा ऐसे ही है कि कई बार ताने देने वाला हमारी उन कमियों की तरफ पॉइंट कर रहा होता है जिनको अगर हम सुधार लें तो हम एक अच्छी, मतलब एक बेहतर पर्सन बन सकते हैं। तो हमेशा निगेटिव नहीं होते, लेकिन अगर कोई निगेटिव ही बोले जा रहा है, बोले ही जा रहा है, बोले ही जा रहा है, तो दो उल्टा जवाब पकड़ के, अपने आप ठीक हो जाएगा। दी, मैं एक बिगिनर मेकअप आर्टिस्ट हूँ। आई जस्ट लेफ्ट जॉब फ्रॉम कारपोरेट, रिलेटिव्स ऑलवेज पिंच मी बाय सेइंग ये ऐसा काम क्यों कर रही है, हजामती का इतना पढ़ा वो किस लिए। आई हैव स्मॉल डॉटर विद इंडिविजुअल फैमिली, माई हस्बैंड एंड रिलेटिव्स ऑलवेज फोर्सिंग मी to keep my daughter at daycare and do the job. I don't know why they are hurting me as an artist. I take my daughter with every order. Depressed होती हूँ। आपको लग रहा है आपको ये काम अच्छा लग रहा है, आपको करना चाहिए तो करते रहो। रही बात हजामती के काम की, कि भैया जिस दिन पैसे मिलने शुरू होंगे ना, इतना मोटा पैसा है हजामती के काम में इसमें कि मज़ा आ जाएगा उन्हें आपका पैसा गाड़ी देख के। इतना महंगा मेकअप आजकल होता है क्योंकि वो वर्थ है, इतनी शक्ल आपकी बदल देते हैं वो लोग। तो अगर आप मेकअप आर्टिस्ट बने हो और आपके अंदर वो टैलेंट है, और जिस दिन आपकी पेमेंट बढ़नी शुरू होगी, कॉरपोरेट से ज़्यादा कमा लोगे आप उसमें, तो उस दिन उनका मुंह बंद हो जाएगा। फ़िलहाल हजामती का काम कहें, कुछ कहें, क्या ज़रूरत पड़ी है कहने जी मुझे अच्छा लगता है, सिंपल एक बात पढ़ो, मुझे अच्छा लगता है बच्चा मेरे साथ रह रहा है, बात ख़त्म। मेरा बच्चा मेरी प्रायोरिटी है, कुछ भी जवाब दे दो। लेकिन अगर आपको ये करना है ना तो मत सुनो। मैंने एक जगह कहीं पढ़ा था कि आपके जो फ्रेंड्स एंड फैमिली जो होती है सर्कल, उनमें से बहुत सारे लोगों को कोई आइडिया नहीं होता जब आप कोई नया डिसीजन ले रहे होते हो किसी फील्ड में जाने का या कुछ है, लेकिन वो आपको सलाह फिर भी देंगे, उन्हें पता नहीं होगा तब भी देंगे। तो बेवकूफ़ बन जाते हैं हम अगर हम उन सब की सलाह को मान के उन सबको खुश करने के चक्कर में अपना डिसीजन चेंज वेंज कर लें। ठीक है ना, एक आदि की सलाह होती है कि हम आँख मूंद के विश्वास करते हैं कि नहीं यार ये कह रहा है चल छोड़ देते हैं, लेकिन आप किन की सुन रहे हो ये तो देख लो, वो खुद को उनको क्या पता है। और मेकअप आर्टिस्ट को जो हजामती कह रहे हैं, क्या वो खुद जा नहीं रहे होंगे? ऐसे लोग तो कभी कहेंगे नहीं, तो या तो वो जाते नहीं होंगे पार्लर में करवाने, लेकिन जिस दिन आपके पैसे बनने शुरू होंगे ना उस दिन उनके मुंह बंद होंगे, इससे पहले नहीं। तो उनके मुंह जब बंद होंगे होते रहेंगे, आप अपने काम में
परफेक्शन लाने की कोशिश करो बस, और अपनी बच्ची पालो मज़े से। दी मेरी 3 बेटियां हैं। मेरी सास कहती है कि प्रॉपर्टी देवर के बेटे को देना है। मेरी बेटियों के साथ गंदा बिहेव करती है। ऐसा लगता है मेरी बेटियों के मुंह का निवाला छीन के उसके बेटे को दे देंगी। कहती हैं कि उसके बेटे ही उसकी बेटियों का सहारा होंगे। मैं अपनी प्रॉपर्टी अपनी बेटियों को ही देना चाहती हूँ। हस्बैंड भी अपनी प्रॉपर्टी देवर को देने को बोलते हैं। मैं क्या करूँ? प्लीज़ रिप्लाई। आपकी प्रॉपर्टी आपकी बेटियों को ही मिलेगी, इसके लिए आप मेक श्योर करो। भले सब कुछ भी गाते रहें, कानूनन वो उन्हें ही मिलनी चाहिए, तो उनका ही हक है, ठीक है ना। अब आजकल सगे भाई नहीं पूछ रहे तो कजिन भाई पूछेगा, नहीं पूछेगा वो तो बाद की बात है ना। तो यहाँ पर अब आपकी सास आपको क्या देती हैं वो एक चीज़ है, लेकिन जब वो ये कहें कि जी यही इसका सहारा होगा इसलिए इनका हिस्सा इन्हें दे रही हूँ, तो साफ कहो जी इन बातों में कोई दम नहीं, आपको नहीं देना मेरी बेटियों को, वो एक अलग चीज़ है। आपकी चीज़ है, आप दे दो जिसे देनी है, लेकिन मेरा जो भी मैं अपने गट्टों की कमाई से बनाऊंगी मैं अपनी बेटियों को ही दूंगी। जो इनके हाथ होगा, जो इनके नाम होगा, वो ही इनका सहारा होगा, और किसी का सहारा नहीं होता। तो अब जो सास की प्रॉपर्टी है उससे अलग जो आप अपनी बनाओ ना, उस पर आप जोर आजमाओ कि भाई वो आप अपनी बेटियों के लिए जोड़ो, क्योंकि अब आपको दिख रहा है वहाँ से कुछ नहीं मिल रहा आपकी बेटियों को। तो अपनी सास को आप फोर्स नहीं कर सकते कि नहीं अपनी प्रॉपर्टी मुझे बेटियों को दो ही दो, है ना। तो ये है कि भाई ठीक है, अगर वो नहीं दे रही नहीं दे रही, उनको लग रहा है देवर को देनी है भाई, उनकी प्रॉपर्टी, वो हम उसमें क्या ही कह सकते हैं। लेकिन आप अपनी फिर कमाई से अपनी तीनों बेटियों के लिए इतना जोड़ लो कि कम से कम वहाँ से जब नहीं मिलेगा तो आपके पास तो कुछ हो उनकी हथेली पर रखने के लिए। इस वाले वीडियो में ना बहुत अच्छी हाय दी, यू आर माई लाइफ गाइड। गड्ढे में गिर रही थी मैं, अचानक से आपने बाहर निकाल लिया। मैं भी गवर्नमेंट टीचर हूँ बेसिक में, और आपको नहीं पता मेरी जॉब आपकी वजह से ही लगी है, और आपने अपने आप बिना मेरे एफर्ट्स लगाए जॉब लग गई, वो भी उस समय पर जब परेशानी बहुत ज़्यादा थी। थैंक यू सो मच। आप हमेशा ऐसे ही सबकी लाइफ में अपनी वीडियोज़ के थ्रू मौजूद रहना। सच्ची में जीने की कला आप हो, मेरा मतलब किताब हो। सो वंडरफुल मैम, आई लव यू। बहुत अच्छे आए हैं, लेकिन लंबी हो जाएगी बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं पढ़ नहीं पा रही, बस मैं पढ़ के खुद खुश हो रही हूँ। जैसे एक वो था ना कि कबीर का दोहा था कि जब गूंगा व्यक्ति कोई मीठा फल खाता है तो वो उसका अंतर अंतर सुख लेता है, चाह के भी किसी को बता नहीं पाता। मेरी कंडीशन ऐसी हो जाती है इन कमेंट्स को पढ़ के। इसमें आया कि आपने मेरे हस्बैंड और मेरे रिलेशन पे सलाह दी थी, वो बहुत अच्छे काम की, और अब मेरा और मेरे हस्बैंड का रिलेशन अब बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत सारे आए हैं दी, मैं आपकी वीडियो से काफ़ी मोटिवेट होती हूँ। आप मेरे दिमाग में ऐसे फिट हो गई हो कि मेरे सपने में भी आती हो। कल मैं सपने में आपसे आपके घर मिलने आई अपने हस्बैंड और बेटी के साथ, और आपकी बेटियों के साथ खूब इंजॉय किया। ऐसा लगा जैसे सच में आपसे मिली हूँ। बहुत अच्छे आए हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जिसकी लाइफ में भी कुछ पॉजिटिव चेंज हो ना, ज़रूर बताया करो। बहुत अच्छा लगता है। और कभी लगा तो सक्सेस स्टोरी भी पढ़ना शुरू करूँगी, कुछ हो पाया तो। फिलहाल तो टाइम बहुत क्लैश कर रहा है। अब अभी जो मैंने पढ़ा था ना कि जॉब पे हैं फिर भी घर में कोई हेल्प नहीं करता, तो मैंने उनको सलाह यही दी थी कि मेड रखो, हर चीज़ के लिए काम वाली रखो। अब ये किसी से मिलता जुलता आया है कि वो परेशान हैं और चाहती हैं कि फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन ले लें, मेड रखें, लेकिन उसके लिए भी नहीं मान रहे घर वाले। तो ऐसों का क्या इलाज है? मत करो आप भी काम, सड़ने दो घर, बनने दो एक सब्जी तीनों टाइम खाओ। नहीं हो रहा, क्या करें भाई? एक आदमी की लिमिट है। आदमी कह रहा है हेल्प के लिए, बोल रहा है, मुंह खोल के मांग रहा है कि भाई मुझसे नहीं हो रहा, मुझे हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, नहीं दे रहे, तो फिर जितना हो पाएगा उतना ही तो चलेगा। अब आप मान के चलो कि ऐसे कैसे हो जाएगा, सोचो राड़ हो जाएगी ये वो। क्यों हो जाएगी राड़? मान लो आपके पास मोपेड है, अब आप उसकी बराबरी बुलेट से या हाई स्पीड कार से करने लगो, और मोपेड को कहो कि चल, मोपेड बोल रही है कि भाई मेरे से तो चला नहीं जा रहा, मेरी इतनी माइलेज है, मैं इतना ही चल पाऊंगी। उससे आगे अगर आपने उसे दौड़ाने की कोशिश करी उसकी पावर से ज़्यादा, उसमें धुआं निकल जाएगा, मोपेड बंद हो जाएगी। ठीक, अब वो कह रहे हैं नहीं धुआं निकलेगा, निकलता रहा, तू चल चल चल, तो क्या मोपेड उसकी बराबरी कर लेगी स्पोर्ट्स बाइक की या रॉयल बुलेट की? वो चलेगी और उसके बाद धुआं निकलेगा और वो बंद हो जाएगी, फिर वो नहीं चलेगी। मार लो अब उस मोपेड में सिर। तो यही सेम चीज़ है, अगर हम अपना फुल ऑन दे रहे हैं उसके बाद भी हमारे कुछ काम छूट रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमें हेल्प चाहिए, सामने वाला कह रहा है हेल्प नहीं मिलेगी, काम करो करो, तो उस लिमिट तक आके आपके काम ख़त्म हो गए। आप
एनर्जी ख़त्म हो गई, काम तो ख़त्म नहीं हुआ, उसके बाद क्या, पड़े रहने दो बाकी के काम। कोई कहे ये क्यों नहीं हुआ, क्या करूं, नहीं हुआ, बोला तो था मेड रखो। कपड़े क्यों नहीं धुले, नहीं धुले, 50 कपड़े थे, 10-12 ही धुल पाए, 15 ही धुल पाए, रह गए 35, 30 धुल पाए, रह गए 20, क्या करूं। सब्जी है जी 3 क्यों नहीं बनी, हो ही नहीं पा रहा, 2 ही बन पा रही है, 1 ही बन रही है, खाओ, सुबह ही बना दी थी, है ही नहीं टाइम, क्या करूं। ये करूंगी वो छूट जाएगा, वो करूंगी वो छूट जाएगा। जब 1-2 बार आएगी ना दिक्कत कि खाने पहनने को भी नहीं मिल रहा ढंग से, सर्वाइवल मोड कैड़ा ही अप्लाई हो जाएगा। जब घर पे अपने आप झक मार के या तो खुद हेल्प करेंगे या फिर रखवाएंगे हेल्प, लेकिन उससे पहले ये होगा कैसी औरत है, इससे घर नहीं संभल रहा, इससे खाना नहीं दिया जा रहा, नौकरी छोड़ दे, ये सब डायलॉग आएंगे। ये सब हथकंडे होते हैं औरत को प्रेशराइज करने के, उस मोपेड को इनफील्ड बनाने के कि भैया दौड़ाओ दौड़ाओ, लेकिन एक लिमिट होती है। और आप अपनी लिमिट को जिस दिन क्रॉस करना शुरू करोगे आपका शरीर जवाब देगा। तो किसी की बराबरी मत करो, मैं तो कहूँ मेरी भी मत करो। हर एक का शरीर अलग, स्टेमिना अलग, हर एक की फैमिली अलग, काम अलग, हर एक के खाने के तरीके अलग, हर एक के पहनने के तरीके अलग। तो आपके हिसाब से जो बेस्ट हो रहा है आप कर रहे हो, उससे ज़्यादा आप नहीं कर पाओगे। इस बात को प्रूव करके दिखाओ कि भैया नहीं हो रहा इससे ज़्यादा, तब उसके आगे की सिचुएशन बनेगी, तब लोग चेंज होंगे, तब समझेंगे अच्छा सच में नहीं हो रहा, लगाओ हेल्प। एक क्वेश्चन आया है कि 12 साल तक उनकी सास ननद से उनका कोई रिलेशन नहीं रहा, बात खराब हो गई, बिगड़ गई। अब उनका आना जाना घर पे शुरू हो गया, हस्बैंड को उन्होंने अपने फेवर में अब कर लिया। अब ये हालत ये है कि इनका मूड ख़राब है कि उनकी माँ मरी तब भी नहीं आई। तो अब ये तो उनसे बात करने में इंटरेस्टेड हो नहीं रही, लेकिन हस्बैंड को इतना काबू में कर लिया कि अब हस्बैंड का और इनके बीच का रिलेशन ख़राब हो गया, और इनको भी वो पैसे वैसे भी अब इनके खर्चे के लिए दे नहीं रहे। सजेशन चाहिए कि अब ऐसे में क्या करूँ। देखो, आपका मन नहीं कर रहा बात करने का, आप इसलिए हट गई क्योंकि आपके ससुराल वाले हैं, ठीक है। पति आपके क्यों नहीं हट पा रहे, क्योंकि उनकी फैमिली है। 12 साल अपनी फैमिली से रिलेशन के बिना रहे बिना अब उनकी फैमिली उनको वापस मिली है, तो वो भावनाओं में ओतप्रोत हो रहे होंगे, ठीक है ना। अब वापस आए हैं तो कब के बिछड़े वो मिले वाली सिचुएशन है। वो तो बिल्कुल वो हो गए कि भाई मेरा परिवार वापस मिल गया। अब वो चाह रहे हैं कि आप भी सब भूल के एकदम हो जाओ, आप हो नहीं पाई। इतने आपको रिकवरी का टाइम मिले इतने वहाँ पर बॉन्ड हो गया दोबारा से स्ट्रॉन्ग। अब क्या हो रहा है कि उनको दिख रहा है कि भाई ये नहीं बात कर रही हमसे, उन्होंने आपके एंटी करा होगा और आपके हस्बैंड एंटी हो गए, इतनी सिचुएशन हो गई। अब क्या है, ख़राब जो हो गया अब उसको सही करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपका मन नहीं करता उनसे बात करने का, लेकिन आपके वो घर आ रहे हैं, फॉर्मल रिलेशन रखना शुरू करो, ऊपर मन से बात करना शुरू करो। बहुत हंसी ठट्टे ना सही, एक शिष्टाचार भरी बातचीत नॉर्मल वे में, कुछ बोलें आप भी तुरंत कि हाँ भैया तुम तो मेरे माँ के मरे में भी नहीं आए, ठीक है, लेकिन जो हो गया सो हो गया, अब तो सही है। ये कह के आप जताते रहो कि आपको याद सब है, लेकिन क्योंकि अब आप आ रहे हो तो ठीक है, मैं भी पीछे नहीं हट रही, रिश्ता चालू करते हैं दोबारा से। जब आप धीरे धीरे उनके साथ बातचीत शुरू कर दोगी ना, आपके हस्बैंड अपने आप वापस ट्रैक पर आ जाएंगे, उनके मन में आपके लिए जो दूरी आ गई है वो ख़त्म हो जाएगी। तो अपने हस्बैंड के साथ टर्म्स सुधारने के लिए आपको उनके साथ टर्म्स दोबारा रखने ही पड़ेंगे, चाहे बिल्कुल फेक तरीके से ही रखो, उनको दिखाने के लिए रखो, नहीं आपका मन मिल रहा, लेकिन रखने पड़ेंगे। तो तभी आपकी जो चीज़ें हैं ना ये दोबारा सही होंगी, नहीं तो और स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। फिर एक आया है, बाकी इन्होंने मेरी तारीफ में लिखे हैं, लेकिन शॉर्ट में पढ़ूँ तो ये है कि इनकी नंदे हैं 2, और जो गर्मी की छुट्टी में आती हैं महीने भर के लिए और किसी काम में हेल्प नहीं करती, ये लगी पड़ी होती। तो फिर क्या होता है कि हस्बैंड से बोला तो हस्बैंड कहता है उनसे काम के लिए बोला कर, लेकिन अब ये कह रही क्या ऐसे बोलना सही रहेगा, क्यों नहीं सही रहेगा। आपकी बैंड बजी पड़ी है, आपको समझ में आ रहा है, तब भी आप ये सोच रही हो कि ऐसे बोलना सही रहेगा नहीं रहेगा, बोल लो। दूसरा ऑप्शन है, वो अपने मैं कह रही हैं आप अपने मैं के चली जाओ। हमारे यहाँ कई घर ऐसे हैं, नंदे यहाँ आती हैं मैं के मैं अपना छुट्टियाँ मनाने, भाभी अपने मैं के चली जाती है, वो भी खुश तुम भी खुश, तो ये कर लो छुट्टी। वो 1 महीने के लिए आ रही है, आप भी 1 महीने के लिए चली जाओ, अपने आप बनाएं खाएं ना करें जो करें, ठीक है। नहीं तो सीधी बात है, अगर ये परमिशन नहीं है या परिस्थिति ऐसी नहीं है कि आप जा पाओ, तो जब वो रह रही हैं 1-2 दिन की तो निभ जाती है कि चलो भाई 1-2 दिन की लड़की आई है, क्या काम कराना है ये वो। अगर वो इंटरेस्टेड नहीं, 1-1 महीने के लिए
आपका खच्चर बना के रख रखा है और आप सोच रही हो कि उन्हें काम के लिए बोलना सही रहेगा नहीं रहेगा। 1 महीने की मेहमानदारी नहीं होती, तो उसमें तो काम करवा ही लेते हैं सब। तो नहीं करवा रहे तो बोल के करवाओ, इसमें क्या सोचना। एक आया, मैम आपकी मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, आपको शुरू से देखती आ रही हूँ, बट आपने आज जेठानियों के बारे में जो कहा वो अजीब सा लगा। अब मैंने कहा क्या था वो बताऊँ। मैंने कहा था कि देवरानी जब आती है उसको जगह बनाने की जो जगह देती है ससुराल में, वो कहीं ना कहीं जेठानी अपनी जगह छोड़ के देती है, तभी वो इतने पैर अपने जमा पाती है। और दूसरी चीज़, ससुराल वालों ने जो बड़ी बहू के साथ गलती की हुई होती है वो उनसे सबक लेते हुए दूसरी बहू के साथ और ज़्यादा माइंड से काम लेते हैं। तो इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि बड़ी वाली के साथ बुरा हो रहा होता है और छोटी को वो सारी गलतियाँ एग्जेम्प्ट हो जाती हैं। ठीक है, अब ये शायद ये देवरानी रही होंगी, इसीलिए इन्होंने ये कमेंट किया कि अगर जेठानी अपने फ़र्ज़ पूरे ना करे घर के काम के भी, तो देवरानी उससे कहीं ज़्यादा जिम्मेदारी निभाए और सारे काम भी करे, तो क्या करें। तो देखो, जब भी, चाहे आप देवरानी हो चाहे आप जेठानी हो, जितना आपका बनता है जब तक आप वो काम करते हो आप भी खुश रहते हो, आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं होती और घर जैसा चलना चाहिए वैसा चलता है। जब हम अपने जितना हमारा काम बनता है कायदे से, मान लो 2 बहुएं हैं तो घर का काम आधा आधा कर लें, अगर सास नहीं भी करवा रही तो उसमें क्या होता है, जब हम अपने हिस्से से आगे बढ़ के काम कर रहे होते हैं ना, मर्जी से या बेमर्जी से, उसके रिजल्ट फिर आगे जाके गलत ही आते हैं। फ्रस्ट्रेशन आएगी ही आएगी, दूसरा आदमी आपका फ़ायदा उठाएगा ही उठाएगा। तो आप देवरानी हो चाहे जेठानी हो, आप अपना काम जितना फिक्स है उतना करो। दूसरी चीज़, अगर आपकी जेठानी घर के काम नहीं करती, अपने फ़र्ज़ नहीं निभाती, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी ना निभाएं। अब आपने सही से अपने फ़र्ज़ जो आपके थे उतने निभा लिए, आपकी पूछ हो गई तो ठीक है, लेकिन वहाँ भी वो बात तो लॉजिक राइट है ना, क्योंकि आपकी जेठानी ने वो जगह छोड़ी हुई है, वो मार्जिन छोड़ा हुआ है, वो कमी छोड़ी हुई है, कहीं ना कहीं कहना चाहिए, तभी तो आपको अपनी जगह बनाने का मौका मिल रहा है एज ए देवरानी। तो ये फैक्ट है। अगर जेठानी पहले आई हुई है, अगर वो अपना हुक्म पूरी तरीके से जमा ले, अपने काम टेक्निकली राइट रख ले, पूरा घर उसकी मुट्ठी में आ जाता है। और अगर वो ना चाहे ना तो वो देवरानी का जीना हराम कर देती है फिर। तो होता है ऐसा, आप यहाँ कमेंट पढ़ते हो, अगर रेगुलर देखते हो तो किसी एक पक्ष से नहीं आ रहे। कहीं पे जेठानी ने नाक में दम किया हुआ है देवरानी के, कहीं पे देवरानी ने दम किया हुआ है नाक में जेठानी के। तो दोनों ही जगह वही है कि एक ने जरा सी कमी छोड़ी, या फिर कमी नहीं भी छोड़ी लेकिन उसको जवाब देना नहीं आया, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करवानी नहीं आई, दूसरे ने उसका फ़ायदा उठा लिया और किसी एक बहू का पलड़ा हो गया भारी। जबकि गलत सोच है, एक ही स्टेज पे होती हैं वो दोनों। ससुराल वाले ना इसके हैं ना उसके हैं, वो दोनों के हैं, अच्छे भी और बुरे भी। तो उन दोनों को कहीं ना कहीं सेम नोट पे एक सा रहना चाहिए कि जो मैं हूँ कल ये होती, इस तरीके से। तो काफ़ी हद तक चीज़ें जो है वो सॉर्टेड नज़र आएंगी। लेकिन होता उल्टा है, आपस में कंपटीशन ही इतना रहता है कि बेकार हो जाता है मामला सारा। तो ऐसा नहीं है कि देवरानी प्रताड़ित होती है या जेठानी, कहीं पे कुछ सीन है और कहीं पे कुछ सीन है। एक कमेंट बड़ा अजीब सा आया है, इन्होंने अपनी छोटी बहन के लिए पूछा है कि उसकी जेठ जेठानी के कोई बच्चा नहीं था, फिर पहला बच्चा हुआ तो उसका सारा काम उसकी सास करती थी, हो गया। अब दूसरा बच्चा जब हुआ है तो उसकी सास ने बोला कि जेठ जेठानी को वो बच्चा दे दे, पहला वाला। इसने मना कर दिया। मना करने के बाद इतनी हो गई कि उनके हस्बैंड और दोनों बच्चों को सास ने अपनी तरफ कर लिया और ये अब अकेली हैं, ट्यूशन पढ़ाती हैं, प्राइवेट जॉब करती हैं और शायद रहती भी मतलब वहीं है या नहीं ये पता नहीं चल पा रहा मुझे इसमें। लेकिन अब उनके पास ना तो हस्बैंड बचा है इनकी बहन के और ना ही दोनों बच्चे। तो ये चीज़ मुझे बड़ी अटपटी लगी कि क्या सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए ही उन्हें, मतलब ये पूरी फैमिली का प्लान था कि छोटे देवर की शादी करेंगे और उसका जो भी बच्चा होगा, अगर ऐसा है तो फिर प्रेगनेंसी के टाइम पे ही कह दिया जाता है कि भाई कुछ होगा तो हमें दे देना, या तो ये चीज़ होती। लेकिन ऐसा सास का क्या वो है कि भले माँ है लेकिन ऐसा भी क्या है कि उसके 2 बच्चों की माँ जो उसकी पत्नी थी उसको वो ने माँ के कहने से छोड़ दिया। अब वो बच्चे कौन पाल रहा है, वो दोनों बच्चे जेठ जेठानी के पास हैं। तो ये स्थिति कुछ अजीब सी है। अब आपकी जो बहन है उनके पास ऑप्शन खुले हुए हैं, कानूनन भी और वैसे भी निजी तौर पे भी, वो अपने घर में रह के भी इस चीज़ का सवाल जवाब कर सकती हैं। वो बच्चे उनकी तरफ हो गए तो वो उनके पास ही रहें, फिर भी एक माँ से ज़्यादा दादी कैसे हो जाएगी।
कितना भी कर लो, जो जन्म देने वाली माँ है वो तो माँ ही रहेगी, वो दादी उसके आगे की चीज़ नहीं हो सकती। तो जब वो रहेंगी, माँ रहती रहेंगी, अपने पति और बच्चों का जितना हो सक रहा है, जैसा बन पड़ रहा है वो काम करेंगी, अपने साथ रहेंगी जब वहाँ पे उसी घर में, तो धीरे धीरे लाइन पे आएगी बात। आप किसी का बच्चा उसके मर्जी के बिना ज़बरदस्ती किसी को नहीं दे सकते, सिंपल सा लॉजिक ये है। तो आपकी नंद को कहीं भी कमज़ोर पड़ने की ज़रूरत है नहीं, वहीं रहें अपने पति और बच्चों के साथ। देखें सास क्या फिर कर लेगी, ऐसे कौन कैसे किसको अपनी तरफ कर लेगा। अब ये देखो, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब कोई एग्जैक्टली मेरी एडवाइस फॉलो करके और किसी की लाइफ सॉर्टेड हो जाती है ना भाई, बड़ा मज़ा आता है। सुनो, मैं ग्रेटफुल हूँ दी, आजकल मैं टॉक्सिक लोगों के साथ एक छोटा सा फंक्शन अटेंड करना था, उनको एक टास्क की तरह समझ कर गई और मुझे बहुत मज़ा आया, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि अब क्या होगा, अब ये होगा। और एक जगह पर मैं अपनी हंसी रोक ही नहीं पाई और मैं हंस पड़ी। मैंने बोला था ना कि जब कोई टॉक्सिक हो ना, उसका पैटर्न होता है कि ये करने का, और आपको पहले से पता है कि हाँ भाई ये करेगा, और फिर वो करता है, आपको इतनी सी भी इरिटेशन नहीं होती। बजाय डरने के कि अरे यार वहाँ जाएंगे वो ऐसे बोलेगा, यार वो टॉन्ट मारेगी, वो ताना देगी, आप ये जाओ कि हाँ वहाँ जाएंगे, वो मिलेगी, वो ताना मारेगी, वो टॉन्ट मारेगी, और वो एग्जैक्ट वही करती है ना, आपको हंसी आएगी। आपको ऐसा लगता है कि वाह मैं तो सर्वज्ञाता हूँ। ये चीज़ हमेशा काम करती है, तो अच्छा है आपके लिए भी काम की, वेरी गुड। मैम मैं एक प्रभारी टीचर हूँ, मेरे से जूनियर एक टीचर, वो अपने आप को ग्रेट समझता है, यानी गुड मॉर्निंग नमस्ते अभिवादन नहीं करता। हम बहुत सीधे हैं, सामने तो अच्छी बात करेगा, बट जब कोई पालक मिलने आ जाता है तो खुद को सुपीरियर बताना चाहता है, क्या करूँ। सुपीरियर बताने वाला वही वाली बात है जो शो ऑफ कर रहा है। जब वो दिखा रहा है मैं ज़्यादा होशियार हूँ, तो जब भी कोई टिपिकल काम आए, कोई रायता फैले, कोई मुद्दा ऐसा हो, उधर करो भैया, इनसे बात करो, ये बहुत ज़्यादा समझदार है, मैं तो यूँ ही हूँ, ये हैंडल करेंगे, सर हैंडल करेंगे। सीधे बोलो। कोई कह रहा है भाई मेरे को तुझसे ज़्यादा पता है, हाँ भाई तुझे मुझसे ज़्यादा पता है, दो उसे काम कर। कोई बाहर से आए ये अरे सर हैंडल करेंगे, हमें कहाँ कुछ पता, सर को हमसे ज़्यादा पता है। कोई जब अपने आप को सुपीरियर दिखा रहा तो उसको खुश हो लेने दो, सुपीरियर बन के बने रहो इन्फीरियर, फ़ायदा है इसमें। एक कमेंट आया है कि उनकी नंद ने झूठ बोलकर गांव में चलो तो मैं अलग घर दिलवा दूंगी ऐसा कह के गाँव में शिफ्ट करा दिया। अब जब ये यहाँ आ गई तो वो अपने सिर्फ भाई से बात करती है, इनसे बात भी नहीं करती। सास के साथ इन्हें रहना पड़ रहा है, और सास हैं इनकी एवर रेडी बैटरी जो हर टाइम चालू रहती हैं तानों में। अब इनकी जो गुगली सी हुई कि नंद की बातों में आके ये आ गई, अब अलग घर तो छोड़ो, उसी में रह रही हैं, कर रही हैं सारा, और ताने सुन रही हैं। अब ऐसी नंद पे आ रहा है ना गुस्सा कि भाई फंसा दिया मुझे बात करके। तो अब इनका ये है कि 29 मार्च को इनकी नंद जो है वो आएगी। अब इन्हें ये लग रहा है कि उसको कैसे हैंडल करूं, और रिक्वेस्ट एक अलग कमेंट करके किया कि प्लीज़ 29 मार्च से पहले बता देना। तो अब मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। अब आपको गुस्सा आ रहा है उनके ऊपर, लेकिन एक्चुअल में है क्या कि आप उसका कुछ कर सकते नहीं। तो आप इसको फन वे में कहना चाहिए, लिटरली ताने में इस चीज़ को हैंडल करने की कोशिश करना। जब नंद आएगी तो सोने बैठने की बात होएगी, कुछ होएगी कि अरे वो दूसरा घर नहीं था दीदी जो आप दिलवा रही थी, जिसमें हमें शिफ्ट करवा रही थी, उसमें रखा है वो सामान, आपका बिस्तर वहाँ रखा है, खाने पीने का सामान। किसी चीज़ पे भी ऐसे टोन मारना कि अरे वो दूसरा घर नहीं है जिसमें आप भिजवाओगी मुझे, ये कह के लाई थी। या बहुत बढ़िया कहानी सुनाई यार आपने तो, हैं 1 साल हो गया और मुझे यहाँ गूगली करके भिजवा दिया, और अब मुझसे बात भी नहीं करती, अपने भाई से ही बात करती हो, बहुत बढ़िया। आपको गुस्सा चाहे कितना भी आ रहा हो, लेकिन आप उनसे इसी टोन में बात करना, मतलब कहना चाहिए जलील करना है, लेकिन सामने वाले को ये वो ना मिले मौका कि भाई अच्छा तूने ये क्या कह दिया। भिगो के, मेरी मम्मी इसको कहती थी भिगो भिगो के जूते मारना, कि जलील भी करना है और सामने वाले को पता भी नहीं चले कि अब इस पर रिएक्ट कैसे करूं। तो जो दूसरे, मतलब ये कोई तरीका है, सीधे कह के आती, फिर आपका डिसीजन होता कि आप रहें ना रहें। अपनी माँ को थोड़ा समझाती कि भैया ठीक है थोड़ा कम करो तानेबाजी, या जो भी है, एक भाभी अलग रह रही है, दूसरी रह रही है, उसके साथ सही से रहो। नंद का फ़र्ज़ ये होता समझाने का। अब उसने अपनी भाभी का, अपनी माँ का तो देख लिया कि इसको एक काम करने वाली मिल जाए, भाभी का नहीं देखा कि इसे झूठ बोल के ला रही हूँ, तो आगे इसका और मेरा टर्म कैसे रहेंगे। तो वो डिज़र्व करती है ताने।
तो अब आप अपना घर छोड़ के जा तो सकते नहीं कि 29 को वो आ रही है तो आप कहाँ जाओगे। आए, बैठो, बात करो, हर दूसरी बात पे एक ताना मारो, झूठ बोल के लाई है, उसे सुनाओ तो किसी कि तुमने 1 साल से उसकी वजह से क्या क्या भुगता है। तो आना तो उसे है ही, हैंडल करने के लिए समझो एक टास्क है और करो।